हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनलाइन 7th लेक्चर है, जिसमें हम आज टॉपिक डेडलॉक को डिस्कस करेंगे। डेडलॉक बेसिकली प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, जिसमें हम जो हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते थे जिनकी एग्जीक्यूशन से और प्रोसेस भी इफ़ेक्ट होते थे, उस वक्त आपने ये देखा होगा कि एक प्रॉब्लम जनरेट होती थी जिसे हम रेस कंडीशन कहते थे। और रेस कंडीशन को फिर हमने सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन भी यूज़ किए, जिसमें सीमाफोर्स थे, मॉनिटर था, एक्सेट्रा। इसी तरह एक और प्रॉब्लम भी अकर होती है जब एक से ज़्यादा प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं और वो एक सेम या शेयर्ड वेरिएबल पे या सेम रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं, शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो इस दौरान एक कंडीशन या एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। और वो डेडलॉक क्या है, तो इसी को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम रिसोर्सेज के टाइप्स देख लेते हैं कि किन रिसोर्सेज किस तरह के रिसोर्सेज में बेसिकली डेडलॉक अकर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं रिसोर्स टाइप्स। The operating system allocate resources when a program need them। ये तो हमें भी पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ कर रहा होता है। मेन जो उसका काम है, मेन उसका थीम है, वो यही है कि पूरी कंट्रोल करना, सिस्टम को कंट्रोल करना और उसमें मैनेजमेंट करना, सारा कुछ करना। तो उसके में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, यानी देता है रिसोर्सेज व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स देम, जब भी कोई प्रोग्राम उसको किसी को ज़रूरत होती है। when the program terminates, जब प्रोग्राम टर्मिनेट्स हो जाते हैं, the resources are deallocated, रिसोर्सेज उनसे ले लिए जाते हैं and allocated to other program that need them। ठीक है जी। तो वो फिर दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट हो जाते हैं ताकि वो उसको यूज़ करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, एग्जीक्यूट हो जाए। इसकी मिसाल ये ले लें कि एक क्रिकेट टीम है या कोई भी टीम है के प्ले स्पोर्ट्स की। उसमें आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट को ले लें तो उसमें एक आपका कैप्टन होता है। कैप्टन कौन है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ ले उसको। और उसमें जो उसके रिसोर्सेज हैं वो बैट है, विकेट्स हैं और बॉल है और पैड्स हैं और बूट्स हैं और ग्लव्स हैं और हेलमेट्स हैं। तो ये उसके रिसोर्सेज हैं, लेट्स सपोज। अब प्रोसेस आते हैं। प्रोसेस कौन है? उसकी टीम के मेंबर्स जो बाकी प्लेयर्स हैं। ठीक है, वो आते हैं खेलने। अब कोई बैटिंग के लिए अगर आता है तो वो उसको बैटिंग के रिसोर्सेज देता है, अगर कोई बॉलिंग के लिए आता है तो उसको बॉलिंग के रिसोर्सेज देता है। और इसी तरह जब वो अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बॉलर ने बॉलिंग कर ली तो उसने बॉल दे दिया कैप्टन को कि ये मैंने बॉलिंग कर ली। कैप्टन अब किसी और को देगा जिसकी बारी आएगी। इसी तरह अगर कोई प्लेयर है, उसने अपनी बैटिंग खेल ली है, आउट हो गया है, तो उसके रिसोर्सेज उससे ले लिए जाएंगे। उसने अपने उस रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है, वो सिस्टम को वापस कर दिए हैं, वहाँ पे रख दिए हैं। अब कैप्टन उसको किसी और को, प्लेयर को देगा कि अब तुम जाओ बैटिंग के लिए। तो ये इस तरह की वो आती हैं। ये इस तरह की एक मिसाल मेरे जहन में आई तो मैंने आपको दे दी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूँ करता है कि वो जब भी प्रोग्राम्स को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे कुछ और हो, तो उसमें वो फाइल्स हों या डेटा हो, तो वो उसको एलोकेट कर देता है। प्रोसेस उसको यूज़ कर लेता है, देन अपना काम करने के बाद टर्मिनेट करता है, जो नॉर्मली किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं हमारे सिस्टम्स में। एक को कहते हैं प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज। प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, काफ़ी हमने उसको डिस्कस किया है। सो प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज क्या हैं? इज वन दैट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस ओनिंग इट विद नो इल इफेक्ट्स। प्रिएम्प्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस से जिसको मिला हुआ है, उस पे काम कर रहा है प्रोसेस, उससे वो ले सकते हैं, लेकिन तब जब उसमें कोई उसको इफेक्ट ना हो उस प्रोसेस को, यानी उस प्रोसेस से छीनने से कोई मसला ना क्रिएट हो। आप उसको ले सकते हैं, मतलब प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज आपको इजाज़त दे देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे रिसोर्सेज अगर लेते हैं तो इससे कोई इल इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। मीन्स बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड विद द कंप्यूटेशन, इफ इट एक्सीड्स इट्स टाइम क्वांटम देन इट इज स्वेप्ट आउट। ठीक है, तो वो मतलब क्या है इस बात का, इल इफेक्ट का, कि नहीं होगा, विद नो इल इफेक्ट।
कि हम उसको एक टाइम क्वांटम देंगे, अगर वो टाइम क्वांटम से एक्सीड करता है तब हम उससे ले सकते हैं वो रिसोर्सेज। और ये तो हो सकता है क्योंकि स्वैपिंग हो रही होती है आपके सिस्टम में। जैसे मैंने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था, उसमें क्वांटम दिया जाता है हर प्रोसेस को। तो इस तरह की जगह पे हम प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज उनसे ले सकते हैं कि अगर उन्होंने अपना टाइम एक्सीड कर दिया है तो हम उससे प्रीएम्प्ट कर देंगे। दूसरी तरफ होते हैं नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज। A non-preemptible resource, in contrast, is one that cannot be taken away from its current owner. ठीक है, आसान अल्फाज में इधर लिखा भी हुआ है, विदाउट काजिंग द कंप्यूटेशन टू फेल। यानी कंट्रास्ट में इसके 12 जो नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो वो ये होगा कि हम उसे उसके ओनर से तब तक नहीं ले सकते जब तक वो उसे खुद वॉलंटरली रिलीज ना कर दे, खुद ही कंप्यूट अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके उसको छोड़ नहीं देता। ये नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। इफ अ प्रोसेस हैज बिगन टू बर्न अ CD on CD-ROM, suddenly taking the CD recorder away from it and giving it to another process will result in garbled CD। ठीक है जी, या ग्रेबल्ड भी कहते हैं, गार्बल्ड भी कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल दी गई है, CD रिकॉर्डर आर नॉट प्रीएम्प्टेबल एट आर्बिट्रेरी मोमेंट। जो आपके CD-ROM लगे हुए हैं या CD रिकॉर्डर लगे हुए हैं जो CD को राइट करते हैं, एक प्रोसेस है जो बर्निंग कर रहा है CD पे, किसी भी CD पे, तो उस CD को ड्यूरिंग बर्निंग अगर आप स्टॉप करते हैं, रोकते हैं उस बर्निंग को, तो क्या होगा, CD आपकी करप्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, करप्ट इधर लिख दें या गार्बल्ड लिख दें, जो भी आपको ठीक लगे लफ्ज। ठीक है, तो अगर ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, अब CD रिकॉर्डर सिर्फ एक टाइम पे एक ही बंदे को मिल सकता है, एक ही प्रोसेस को मिल सकता है कि वो उस पर अपने CD या रन कर लें या उसको राइट कर लें। दोनों काम नहीं हो सकते, या दो बंदों को एक ही टाइम पे CD-ROM नहीं मिल सकता। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल है कि CD-ROM या CD रिकॉर्डर हो गया आपका DVD, या DVD रिकॉर्डर हो गया आपका प्रिंटर हो गया, इस तरह स्कैनर हो गया, वो मल्टीपल बाय नेचर मल्टीपल प्रोसेसेस को नहीं दिया जा सकता। बाय नेचर वो नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी, ये लफ्ज याद रखें, बाय नेचर कुछ रिसोर्सेज बाय नेचर नॉन प्रीएम्प्टेबल हैं और कुछ प्रीएम्प्टेबल होते हैं। वो अपना टाइम क्वांटम पूरा करते हैं, जैसे हमारा CPU है वो प्रीएम्प्टेबल है, या मेमोरी है प्रीएम्प्टेबल है, यानी उसमें अगर कोई प्रोसेस लेट हो रहा है, उसने एक्सीड कर दिया तो हम उसको CPU से एक्सीड कर देते हैं, सॉरी स्वैप आउट कर देते हैं और दूसरे प्रोसेस को CPU अलर्ट कर देते हैं, तो वो प्रीएम्प्टेबल हैं। लेकिन ये कुछ रिसोर्सेज नॉन प्रीएम्प्टेबल होते हैं। तो इसका खुलासा क्या निकला इन जर्नल, डेडलॉक इन्वॉल्व्स नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज। डेडलॉक आपका अकर होता है नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज के वक्त। ठीक है जी, कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी को एट द सेम टाइम हम दे ही नहीं सकते एक बंदे के अलावा, और दूसरा बंदा भी उसके लिए ठहरा हुआ है, और दूसरे के पास कुछ ऐसा रिसोर्स है जो पहले बंदे को चाहिए, तो ये आपस में एक दूसरे के वेट ही कर रहे हैं। ठीक है जी, सो डेडलॉक कैन अकर, डेडलॉक अकर होगा व्हेन प्रोसेस हैव बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सो फॉर्थ। ठीक है, डेडलॉक तब अकर होता है जब किसी भी प्रोसेस को एक्सक्लूसिव एक्सेस मतलब है कि एट द सेम टाइम सिर्फ वो ही यूज कर सकता है। टेम्पररी तौर पे हम उसको ओनर बना देते हैं उस प्रोसेस का, जो सॉरी उस रिसोर्स का, उस रिसोर्स का हम उसको ओनर बना देते हैं कि आप जो है ये रिसोर्स एक यूज करें। जैसे मैंने CD-ROM की बात की, CD-ROM क्या होता है, CD-ROM एक प्रोसेस को मिलता है तो वो प्रोसेस उसका ओनर बन जाता है उस वक्त तक। एक्सक्लूसिव एक्सेस का मतलब है अकेला उसका एक्सेस करने वाला। एक्सक्लूसिव मीन्स अकेला तनहा उसको एक्सेस करने वाला। तो एक्सक्लूसिव एक्सेस टू रिसोर्स हो जाती है, उस प्रोसेस को गारंट हो जाती है टेम्पररी। सो वो किसी को देता नहीं है वो, और अगला बंदा भी उसका वेट कर रहा है, उसके बाद वाले भी वेट कर रहे हैं, तो एक डेड लॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और खुद भी ये उस पर काम नहीं कर रहा, इसने पकड़ा होता है उसको, क्योंकि इसका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं होता। इसके पास प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इसको एक और रिसोर्स चाहिए, प्रिंटर चाहिए फॉर एग्जांपल। दो प्रिंटर पकड़ा हुआ है किसी और प्रोसेस ने, वो उसे कहते हैं नहीं तुम मुझे CD-ROM दो, मैं तुम्हें फिर प्रिंटर दूंगा। तो इस तरह में मसला हो जाता है सर। In this lecture
वी विल डिस्कस अबाउट डेडलॉक सिचुएशन मोर क्लोजली, हम इसके लेक्चर में इसको क्लोजली वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। सी हाउ दे अराइज, ये भी देखेंगे कैसे ये डेडलॉक सिचुएशन अराइव होती है। एंड स्टडी सम वेज टू प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग देम, और हम इसके लिए कुछ इसके जो टेक्निक्स हैं वो भी देखेंगे जिससे हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और सिस्टम्स को और उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले डेडलॉक की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी मैंने करवा भी दिया, पढ़ा भी दिया। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट several processes may compete for a limited number of resources। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जितने भी इन्वायरमेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है या प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें आपको पता है कि सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, काफ़ी प्रोसेसेस एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, और उस दौरान रिसोर्सेज की कमी भी होती है क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं। एक ही CD-ROM लगा हुआ है सिस्टम में और 4-5 या 5 से ज़्यादा या 10 प्रोसेस चल रहे हैं, तो एक किसको दिया जाए, तो वो मसला होता है। सो इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेवरल प्रोसेसेस में कम्पीट फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। सेवरल प्रोसेसेस होते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं, कम्पीट कर रहे होते हैं, किसके लिए? लिमिटेड नंबर होते हैं, कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए। प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स, प्रोसेस क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्स के लिए। इफ द रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम द प्रोसेस इंटर अ वेटिंग स्टेट। तो अगर प्रोसेस अवेलेबल, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और प्रोसेस ने उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है, तो वो क्या चला जाएगा? ऑटोमेटिकली वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर प्रोसेस के अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, किसी भी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है और रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वेटिंग में डाल देगा। मसला यहाँ से बन जाता है। समटाइम्स द वेटिंग प्रोसेस इज नेवर अगेन एबल टू चेंज इट स्टेट, और समटाइम ऐसा होता है कि वेटिंग प्रोसेस जो होता है वो अपना स्टेट ही चेंज नहीं कर पाता, बस वेटिंग में ही बैठा रहता है, उसका स्टेट चेंज ही नहीं होता, रेडी में आता ही नहीं है वो, बिकॉज द रिसोर्स इट हैज़ रिक्वेस्टेड आर हेल्ड बाई अदर वेटिंग प्रोसेस। क्योंकि जिस रिक्वेस्ट के लिए, जिस रिसोर्स के लिए उसने रिक्वेस्ट की है, वो अगले ऐसे प्रोसेस के पास है जो खुद भी किसी और का वेट कर रहा है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए। तो वो कहता है क्यों, मैं क्यों दूं? पिछले वाले को कहता है क्यों, मैं क्यों दूं, मुझे खुद भी इसकी जरूरत है। तो वो बंदा उसे कहता है यार तुम्हारे पास तो अभी वो जो तुम्हें जो चाहिए वो अगले बंदे के पास है, तो मेरा तो काम चलता है ना, मैं तो इसी से काम चला लूँ। वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं देता। क्यों? अगर वो मुझे दे दे तो मैं तब अपना काम कर लूंगा। तो एक रोल बना होता है, सर्कल बना होता है, एक दूसरे को वो नहीं दे रहे होते। तो इस टाइम क्या होता है, फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल है वही जो मैंने दी थी आपको। सपोज फॉर एग्जांपल दो प्रोसेस हैं, ईच वांट टू रिकॉर्ड अ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट ऑन ए CD। दो प्रोसेस हैं और हर एक चाहता है कि वो रिकॉर्ड करे स्कैन डॉक्यूमेंट CD पे। सपोज फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं एग्जांपल, टू प्रोसेसेस ईच वांट टू रिकॉर्ड अ स्कैन डॉक्यूमेंट। स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, उसने स्कैन कर दिया है, अब वो कहते हैं कि मैं उसको रीड राइट कर दूं CD पे, रिकॉर्ड कर दूं CD पे। प्रोसेस ए रिक्वेस्ट परमिशन टू यूज द स्कैनर एंड इज गारंटेड इट। ठीक है, प्रोसेस ए ने रिक्वेस्ट की या परमिशन तलब की कि मुझे स्कैनर चाहिए, कि मुझे वो दे दिया जाए जो सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड है, अटैच है। तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो गारंट हो गई, उसको प्रोसेस ए को मिल गया स्कैनर। एक प्रोसेस बी आया, इस प्रोग्राम डिफरेंटली, उसको डिफरेंटली प्रोग्राम किया गया है, उसकी प्रोग्रामिंग प्रोसेस की अजीब तरह से की गई है, पहले वाले से अलग से की गई है, डिफरेंट की गई है। एंड रिक्वेस्ट द CD रिकॉर्डर फर्स्ट एंड इज आल्सो गारंटेड। अब दोनों क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट को CD पे रिकॉर्ड करना है, CD पे रिकॉर्ड करना है। तो प्रोसेस ए ने स्कैनर मांगा कि मैं स्कैनर ले लूंगा, तो पहले डॉक्यूमेंट स्कैन करूंगा, तब मैं CD-ROM जाके CD रिकॉर्डर पे जाके उसको CD पे राइट कर दूंगा। लेकिन प्रोसेस बी ने पहले CD रिकॉर्डर मांग लिया, स्कैनर नहीं मांगा। उसने कहा मैं CD रिकॉर्डर रख लेता हूँ, फिर स्कैनर के पास जाऊंगा तो स्कैनर फिर मैं लूंगा, फिर उसे स्कैन करूंगा और फिर रिकॉर्ड करूंगा। यानी दोनों प्रोसेस ने उल्टा काम किया। प्रोसेस ए ने पहले स्कैनर मान ले लिया
ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके बाद उसने सीडी रिकॉर्डर पे जाना था। प्रोसेस बी ने पहले सीडी रिकॉर्डर ले लिया, उसके बाद उसने स्कैनर पे जाना था। नाउ ए आस्क फॉर द सीडी रिकॉर्डर। अब ए क्या कर रहा है, वो सीडी रिकॉर्डर के लिए पूछ रहा है, बट द रिक्वेस्ट इज डिनाइड। रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिनाइड कर देगा। क्यों? अनटिल बी रिलीज इट, जब तक बी रिकॉर्डर को रिलीज नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा वो तो बी के पास है। अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द सीडी रिकॉर्डर बी आस्क फॉर द स्कैनर। और उसी दौरान बी कह देगा कि मुझे स्कैनर चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा वो तो ए के पास है। अब ए बी का वेट कर रहा है, बी ए का वेट कर रहा है। दोनों अपने प्रोसेसेस को, एक प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दोनों बैठे हुए हैं। वो उसे कहता है नहीं, तू मुझे सीडी रिकॉर्डर दो। ए उसे कहता है, बी उसे कहता है मैं नहीं देता। बी कहता है, बी उसे कहता है कि यार आप मुझे जो है स्कैनर दे दो। वो उसे कहते हैं मैं आपको नहीं देता। तो ए और बी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। एट दिस पॉइंट बोथ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड, दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, और इसी तरह रिमेन फॉर एवर वो ब्लॉक्ड रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देते ही नहीं है। तो ये डेड लॉक क्रिएशन हो जाती है सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ डेड लॉक। तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। इससे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये बात। तो ये सिचुएशन, या ये भी इसमें 2-3 लाइनों में लिखा हुआ है, कंप्लीट इसकी डिटेल लिखी हुई है, ये डेडलॉक सिचुएशन कहलाती है। ये एक एग्जाम्पल डायग्राम दिया गया है, बहुत ही इजी सा डायग्राम है। इसे भी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर तो आप लोग बादाम खाएं। रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है, दो रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ये एक स्कैनर है, ये आपके पास सीडी रिकॉर्डर है। दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। ये ए है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी है। अब प्रोसेस ए को फॉर एग्जांपल स्कैनर मिला हुआ है। ठीक है जी, स्कैनर दिया गया। ये असाइनमेंट इसको की हुई है, यानी ये एरो, ये फिर आगे हम पढ़ेंगे भी। इसको कहते हैं असाइनमेंट या असाइंड, सॉरी, असाइनमेंट भी कहते हैं या असाइंड भी कहते हैं। असाइन टू प्रोसेस 1, और ये कर रहा है दूसरे के लिए रिक्वेस्ट। प्रोसेस 1 जो है अगले रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर, इसको कहते हैं वेटिंग फॉर। असाइन टू वेटिंग फॉर, जब एरो इस तरफ से होगा, इस तरफ, तो ये होगा असाइन टू। जब एरो इससे निकलेगा और आगे रिसोर्स को पॉइंट करेगा तो उसे कहते हैं वेटिंग फॉर। तो प्रोसेस 1 ने स्कैनर को पकड़ा हुआ है और वो सीडी रिकॉर्डर के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह सीडी रिकॉर्डर प्रोसेस बी को मिला हुआ है। ठीक है जी, प्रोसेस बी को सीडी रिकॉर्डर प्रोसेस बी के पास है, इसको मिला हुआ है, साइंड हुआ पड़ा है, साइन टू, और वो वेट कर रहा है स्कैनर के लिए। अब ये चेन बन गई है, सर्कल बन गया है, ये एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। इसको कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है जी। तो इससे मजीद आसान मैं आपको नहीं समझा सकता डेडलॉक्स। अब डेडलॉक के बारे में एक और एग्जांपल है, रोजमर्रा की हमारी एग्जांपल है। ये एक पुल है, उस पुल पे इस तरफ से गाड़ी आ रही हैं। ठीक है, दरमियान में ये देखिए पुल लगा हुआ है, ये रोड है, डबल या सिंगल रोड है। इधर से गाड़ियां हैं, इधर से भी गाड़ियां हैं। अब देखें, ये पुल के ऊपर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गई, तो ये डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वेट में चले जाते हैं, ये भी पीछे नहीं होता, ये भी पीछे नहीं होता। ये कहते हैं मैं आगे जाऊंगा, ये कहते हैं मैं आगे जाऊंगा, तो ये डेडलॉक सिचुएशन है। येट अनदर एग्जांपल ऑफ डेडलॉक सिचुएशन कैन अकर ऑन अ वन वे ब्रिज। एक वन वे ब्रिज है, एज शोन बिलो। ट्रैफिक फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ट्रैफिक चूंकि एक डायरेक्शन में जा सकती है। एंड ईच सेक्शन ऑफ ब्रिज कैन बी व्यूड एज अ रिसोर्स। यहाँ पे ब्रिज की जितनी भी सेक्शन है आप उसको रिसोर्स समझ लें। उसके नीचे का मटेरियल, उस पे जो भी चीज़ें लगी हुई हैं ऊपर नीचे जो भी हैं वो सारे रिसोर्सेज समझ लें। इफ़ डेडलॉक अकर इट कैन बी रिजॉल्व इफ़ वन कार बैकअप, यानी प्रीएम्प्ट हो जाए रिसोर्स एंड रोल बैक हो जाए, स्टारवेशन इज पॉसिबल। ठीक है जी, इसमें स्टारवेशन भी आ सकती है, लेट भी कर सकते हैं, या अगर वो प्रीएम्प्ट हो जाए रिसोर्स, एक गाड़ी पीछे मूव कर दे, रिसोर्स छोड़ दे, यानी ये पुल के ऊपर जो ठहरी हुई है ये रिसोर्स ने पकड़ा हुआ है, ये छोड़ दे, पीछे हो जाए, रोल बैक हो जाए, तो ये दूसरी निकल जाएगी। अदरवाइज अगर ये ठहरे रहेंगे तो स्टारवेशन पॉसिबल। स्टारवेशन कहते हैं अनलिमिटेड वेट को। सिस्टम मॉडल है। सिस्टम मॉडल का मतलब क्या है? सिस्टम मॉडल बेसिकली
रिसोर्सेज को लेना और वापस करना, यूज करके वापस करने को कहते हैं सिस्टम मॉडल। यानी सिस्टम में रिसोर्सेज किस तरह से ली जाती हैं और किस तरह यूज की जाती है और किस तरह दी जाती है, इसको सिस्टम मॉडल कहा जाता है। तो इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। उस पैटर्न में प्रोसेसेस रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, रिलीज करते हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट या लिमिटेड। फाइनाइट इसलिए लिखा गया है या लिमिटेड इसलिए लिखा गया है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है आपके सिस्टम्स में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है। एक उसमें प्रिंटर है, एक सीडी रोम है, एक स्क्रीन है, एक सीपीयू लगा हुआ है, एक जो है मेमोरी रैम लगा हुआ है। तो ये सिंपल फिक्स चीजें हैं, इसमें आप ज्यादा नहीं कह सकते, इसको अनलिमिटेड नहीं कह सकते। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस, जिनको फिर नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस के दरमियान में, मुकाबले के लोगों के दरमियान में तकसीम किया जाता है। किसको मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। रिसोर्स टाइप्स R1, R2, RM। रिसोर्सेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, मतलब रिसोर्स टाइप्स हैं तो रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है, अप टू रिसोर्स M या N चले जाए। CPU हो गया, मेमोरी स्पेसेस हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए एग्जांपल में। ईच रिसोर्स टाइप RI, यानी RI का मतलब है I की जगह 1 2 3 जितने भी रिसोर्स टाइप्स हैं, हैज WI इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब है रिसोर्स और उसके इंस्टेंसेस। एक प्रिंटर है, प्रिंटर उसका क्लास है। फॉर एग्जांपल इफ ए सिस्टम हैज 2 CPU देन द रिसोर्स टाइप CPU हैज 2 इंस्टेंसेस। उसके समझे कि बच्चे हैं, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव है ये। CPU उनका मेन लेबल है, वो उसका रिसोर्स टाइप है। रिसोर्स टाइप CPU, रिसोर्स टाइप प्रिंटर, रिसोर्स टाइप स्कैनर। अब स्कैनर ज्यादा भी इंस्टॉल हो सकते हैं, वो उसके इंस्टेंसेस हैं। प्रिंटर आपके सिस्टम में ज्यादा भी इंस्टॉल हो सकते हैं, HP का हो सकता है, डेल का हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे सिस्टम में HP का प्रिंटर है, हम सिर्फ कहेंगे प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर उसका रिसोर्स टाइप है, उसका मेन हेड है, लेबल है, क्लास है, और ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मींस इंस्टेंसेस, ठीक है। एक क्लास है, क्लास टाइप क्या है, CPU। क्लास जी CPU है जी। और CPU में CPU 1 भी है मेरे मदरबोर्ड पे, CPU 2 भी लगा हुआ है, CPU 3 भी लगा हुआ है, 3 CPU फॉर एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास अब एक कैशे है, कैशे में 3 कैशे होती हैं। तो कैशे उसका क्या होगा, रिसोर्स टाइप होगा। L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। कुछ प्रोसेस L1 में है, कुछ 2 में है, कुछ 3 में है। इसी तरह आप उसको ले लें, प्रिंटर को ले लें। प्रिंटर एक क्लास है, ठीक है, एक रिसोर्स टाइप है, ठीक है। उसके अंदर उसके इंस्टेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रिंटर 1 डेल का, प्रिंटर 2 HP का, प्रिंटर 3 कैनन का। तो ये उसके इंस्टेंसेस हैं। तो इंस्टेंसेस को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, W1 W2 W3। रिसोर्सेज को R1 R2 R3 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे। ईच प्रोसेस फॉलोड सिस्टम मॉडल्स। तमाम प्रोसेस एक सीक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिनको हम सिस्टम मॉडल कहते हैं। उसके थ्रू वो यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को। ईच प्रोसेस यूटिलाइजेज रिसोर्स एज फॉलोज। सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं, द प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स इफ रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। For example, if the resource is being used by another process, then the requesting process must wait until it can acquire the resource. सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस। अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो उसको दे दिया जाएगा, नहीं है तो वो वेट करेगा। उसके बाद अगर उसको मिल गया तो वो यूज करेगा। सेकेंड मॉडल में दूसरा स्टेप है यूज करना। द प्रोसेस कैन ऑपरेट ऑन द रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, इफ द रिसोर्स इज प्रिंटर, द प्रोसेस कैन प्रिंट ऑन द प्रिंटर एंड उसको देन यूज कर दिया। थर्ड स्टेप पे आएगा रिलीज पे। द प्रोसेस रिलीज इज द रिसोर्स, ठीक है जी। जब उसको रिसोर्स को वो यूज कर देगा, उसने अपना प्रिंट निकाल दिया है प्रिंटर से, देन उसका काम खत्म, तो उसने उसको रिलीज कर दिया। नेक्स्ट वन इज डेडलॉक कंडीशंस। डेडलॉक अकर कैसे होता है, क्यों होता है, किन वजूहात की बिना पर डेडलॉक अकर होता है, तो वो वजूहात हैं यहाँ पे। इन ए डेडलॉक प्रोसेस इज नेवर फिनिश एग्जीक्यूटिंग, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन की फिनिश नहीं होती अगर वो डेडलॉक में हो। एंड सिस्टम रिसोर्सेज आर टाइड अप, और सिस्टम रिसोर्सेज टाइड अप होते हैं, समझे कि बंधे हुए होते हैं, ठीक है जी, बंधे हुए होते हैं, ओपन नहीं होते कि हर कोई उसे यूज करे। प्रिवेंटिंग द जॉब अदर जॉब्स फ्रॉम स्टार्टिंग, और जिसकी वजह से जो बाकी प्रोसेसेस हैं, जो न्यूली प्रोसेस आ रहे होते हैं, उनको भी वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते हैं और वो भी स्टॉप हो रहे पड़े होते हैं। उनको ये प्रिवेंट कर रहा होता है डेडलॉक, कि वो चले ही नहीं। तो कंडीशन कौन कौन सी हैं,
डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशंस होल्ड सिमल्टेनियसली। अगर ये 4 कंडीशन सिमल्टेनियसली होल्ड हो जाते हैं तो समझे कि डेडलॉक अकर हो गया है। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है फर्स्ट वन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में एक भी ऐसा रिसोर्स है जो एट द सेम टाइम एक ही बंदा यूज कर सकता है तो उससे डेडलॉक का खतरा हो सकता है। एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड। अगर आपके सिस्टम में कोई एक भी ऐसा रिसोर्स जो नॉन शेयरेबल मोड में है, यानी वो शेयर नहीं हो सकता, एक ही बंदा, दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज द रिसोर्स। सिर्फ एक ही बंदा उसको यूज कर सकता है एक ही टाइम पे। इफ another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released। तो वो उस टाइम तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसको वो खुद ना रिलीज कर दे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। अगर एक भी आपके सिस्टम में ऐसा रिसोर्स है तो वही सीडी रोम और स्कैनर वाली बात क्रिएट हो सकती है। अगर आपके सिस्टम में एक भी ऐसा रिसोर्स है कि वो नॉन शेयरेबल मोड में है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, उसमें एक ही बंदा एट द सेम टाइम यूज कर सकता है, तो फिर समझे कि वो मसला क्रिएट हो सकता है जो स्कैनर और सीडी रोम में हुआ। दूसरी जो कंडीशन है वो है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। एक प्रोसेस है, उसने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और दूसरे के लिए वो वेट कर रहा है। जैसे प्रोसेस 1 था, पीछे हमने डायग्राम में देखा, प्रोसेस 1 ने स्कैनर को, प्रोसेस ए ने स्कैनर को एक्वायर किया था और वो सीडी रिकॉर्डर के लिए वेट कर रहा था। तो होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। ठीक है जी, और वो जो सीडी रिकॉर्डर था वो अगले बंदे के पास था जो खुद भी किसी का वेट कर रहा था, प्रोसेस का वेट कर रहा था। तो ये अगर सिचुएशन आ जाए कि आपका एक प्रोसेस है, उसने एक रिसोर्स पकड़ा हुआ है और दूसरे को वो रिक्वेस्ट कर रहा है। नो प्रीएम्पशन। अगर ऐसे सिचुएशन है कि आप प्रीएम्प्ट ही नहीं कर सकते, रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, दैट इज a resource can be released only voluntarily by the process holding it after the process has completed its task। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप नो प्रीएम्पशन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकते, ये कंडीशन सिचुएशन है कि ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रीएम्प्ट नहीं होते, तो फिर आपके पास मसला है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वही प्रोसेस जो एट द सेम टाइम एक ही बंदा यूज कर सकता है, तो इसका मतलब है आप उसमें उसको रोक भी नहीं सकते। नो प्रीएम्पशन भी उसमें आ जाती है। मेन चीज नो प्रीएम्पशन है कि उसको रोक नहीं सकते, एक बंदा यूज करेगा, वो कंप्लीट जब तक ना कर ले, और प्रीएम्प्टेबल भी नहीं है, यानी जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, वो शेयरेबल है नहीं। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें आप नहीं रोक सकते प्रोसेस के दौरान। कुछ ऐसे होते हैं जैसे सीपीयू है, उसको सीपीयू पे एक प्रोसेस ने अपना काम पूरा कर लिया है, देन उसको प्रीएम्प्ट कर दें, उसे निकाल दें। लेकिन सीडी रोम पे अगर कोई लगा हुआ है, स्कैनर पे स्कैनिंग हो रही है, तो दरमियान में आपने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया तो वो आपकी स्कैनिंग ही खराब हो जाएगी या प्रिंटिंग खराब हो जाएगी। सो अगर नो प्रीएम्पशन है फिर भी आपका डेडलॉक का कंडीशन अकर हो सकती है। और सबसे आखिर में है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट इन सब के लिए है, ये सारी जब मिलके इस आ जाती हैं, ये हाइब्रिड है किस्म का, ये तीनों कंडीशन मिलके इसमें आ जाती हैं सर्कुलर वेट में। सर्कुलर वेट में तीनों बातें आ जाती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आ जाती है, होल्ड एंड वेट भी आ जाता है, नो प्रीएम्पशन भी आ जाती है। देयर एग्जिस्ट अ सेट, फॉर एग्जांपल प्रोसेस का एक सेट है P0 P1 अप टू Pn ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस, ये वेटिंग में ठहरे हुए हैं, सच दैट P0 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय P1। P0 वेट कर रहा है P1 के लिए, P1 खुद वेट कर रहा है एक रिसोर्स के लिए जो कि P2 के पास है, P2 वेट कर रहा है P3 के लिए, P3 वेट कर रहा है P4 के लिए। तो इसी तरह क्या होता है, इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय Pn एंड Pn इज वेटिंग फॉर रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय P0, और वापस P0 पे बात आ जाती है, यानी 0 से स्टार्ट हुई और 0 पे वापस आ गई। तो समझे कि ये सर्कुलर एक वेट होता है, जैसे ये हमने पीछे यहाँ पे देखा, एक से देखें यहाँ पे बात आ गई, यहाँ से चली थी प्रोसेस 1 से, चलते 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 एरो का निशान वापस इसी पे ही आ गया। तो ये एक सर्कुलर वेट है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है।
होल्ड एंड वेट भी है, इसने होल्ड भी किया और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, यानी ये सीडी स्कैनर और सीडी रिकॉर्डर ये एक एट द सेम टाइम एक ही बंदा यूज कर सकता है। उसके बाद होल्ड भी किया हुआ है इसने इसको और वेट कर रहा है इसका। दूसरी कंडीशन आ गई नो प्रीएम्पशन भी है, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं दोनों, सीडी रिकॉर्डर भी और स्कैनर भी एक द सेम टाइम एक बंदा इसको फुली यूज करेगा, देन दरमियान में इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये तीनों बातें इसमें आ जाए और ये सर्कुलर वेट भी कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहा था कि सर्कुलर वेट में तीनों बातें आ जाती हैं। प्रोसेस 1 ने एक होल्ड किया हुआ है और दूसरे का वेट कर रहा है। दूसरे जो रिसोर्स है वो प्रोसेस बी के पास है और वो खुद वेट कर रहा है प्रोसेस 1 का। तो जब 1 पे बात वापस आ जाती है, चली भी उसी से थी और वापस आ गई उसी पे, तो ये एक सर्कल बन जाता है, इसको सर्कुलर वेट कहा जाता है और वो सबका ये समझे कि हेड है। ठीक है, हेड डेडलॉक कंडीशन का। अब हम इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं? नॉर्मली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मतलब है कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया गया है उसका एक ग्राफ चार्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या उस चार्ट में आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि उससे डेडलॉक नजर आ रहा होता है। जैसे आपको ये पीछे मैंने तस्वीर दिखाई, इस तस्वीर से आपको फौरन अंदाजा लग गया कि ये तो डेडलॉक बना हुआ है, क्योंकि ये ये रिसोर्स इसके पास है और ये इसका वेट कर रहा है। ठीक है, ये रिसोर्स इसके पास है, ये इसका वेट कर रहा है। तो ये एक तस्वीर से ही आपको नजर आ गया, इसको कहते हैं वेट फॉर ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इसको कहा जाता है। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि हमारे पास डेडलॉक है। तो यही हम बनाते हैं नॉर्मली प्रोसेसेस के लिए और फिर उससे हम डिटेक्ट करते हैं। तो डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब मोर प्रिसाइजली इन टर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, हम डेडलॉक को मजीद तफसील के साथ अच्छी तरह से प्रिसाइजली उसको हम समझा सकते हैं, अगले को बता सकते हैं थ्रू एक हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ यूज किया जाता है जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं। उसमें होता क्या है, दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस, उसमें वर्टिसेस होते हैं, एंड अ सेट ऑफ एजेस। वर्टिसेस आपकी क्या हैं? जो आपकी प्रोसेसेस हैं वो वर्टिसेस हैं, और जो एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, वी इस पार्टीशन वी में दोनों चीजें आ जाती है, प्रोसेस भी आ जाते हैं और रिसोर्स भी आ जाते हैं। जबकि एजेस में आपको एरो आ जाती है, एरो जो निशान है, मार्क है। ठीक है जी, वर्टिसेस में दोनों चीजें हैं। वर्टिसेस पार्टीशन इनटू टू टाइप्स। P एक को P में किया गया है, यानी P1, P2 अप टू Pn, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। और R रिसोर्सेज के लिए है, R1, R2, Rm अप टू द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप इन सिस्टम। वो प्रोसेस एंड रिसोर्स, ये आपके वर्टिसेस हैं। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में एजेस होती हैं, एजेस उनको फिर हम उनको कनेक्ट करते हैं एजेस से। A directed edge from process Pi to resource type Rj is denoted by Pi to J, Rj. It signifies that process Pi has requested an instant of resource type Rj and is currently waiting for that resource. पीछे मैंने पिक्चर में भी दिखा दिया, जब प्रोसेस से एरो रिसोर्स पे पॉइंट हो रहा होता है, प्रोसेस से निकल कर रिसोर्स पे पॉइंट हो रहा है, तो इसका मतलब है प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रखे, समझे। पीछे तस्वीर में भी था वही चीज, यही पे थी कि जब मैं वो तस्वीर बल्कि यहाँ पे आपके लिए ले आता हूँ ताकि आप लोग को मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी, कंट्रोल भी ये देखे ना, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जस्ट समझने के लिए। ये कह रहा है कि जब पी आई रिक्वेस्ट करेगा कोई भी प्रोसेस, अब पी आई ये आपका प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये लिखा हुआ है प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 1 है। तो प्रोसेस 1 आपका क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। ठीक है जी, प्रोसेस 1 ने आपकी रिक्वेस्ट इसने की हुई है, रिक्वेस्ट की जो शेप है वो यूं है, ठीक है, ये एरो इससे आया हुआ है रिसोर्स की तरफ। ठीक है जी, तो ये वो बता रहा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो वो हम उसे कहेंगे कि प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए। और डायरेक्टेड एज फ्रॉम रिसोर्स टाइप, अगर रिसोर्स से एक एरो निकला हुआ है, ये देखें, ठीक है, एरो बाहर निकला हुआ है प्रोसेस की तरफ, तो इसको हम कहेंगे कि आप वो रिसोर्स असाइंड होगा, ये एलोकेट होगा ये प्रोसेस को, जैसे कि ये है,
अब इधर से एरो निकला हुआ है और प्रोसेस 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये रिसोर्स प्रोसेस 2 के पास है, उसको असाइन हुई पड़ी है, असाइन टू, और ये इसको वेट कर रहा है, वेट फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, असाइन टू, एलोकेशन टू। ठीक है जी। तो ये दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं और इससे आपने इसको समझना है कि जब भी ये सिचुएशन होगी तब क्या कहना है और जब ये होगी तो क्या कहना है। A directed edge P from PI to RJ is called request edge, इसको request edge कहते हैं। और directed edge RJ to PI is called assignment edge, उसको assignment edge कहते हैं। ठीक है, इन edges को। मजीद इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसमें जो सिंबल हम यूज़ करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में उनके बारे में बताया गया है। पिक्टोरली अगर हम पिक्चर्स में, जैसे ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्सेस भी एक वो है, यूज़ करना है, उनको बताना है, मतलब उनके लिए यूज़ किया गया है। जब आगे हम डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें ये सिंबल आपको नज़र आएंगे। सो सिंबल क्या है, यहाँ पे भी इसकी तफसील लिखी गई है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे की गई है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जो सर्कल में होंगे आपके पास सर्कल, ये प्रोसेस होंगे, इसमें हम प्रोसेस लिखेंगे। सर्कल हम प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, इसमें प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस 1 2 3 एंड सो ऑन। रिसोर्स टाइप विथ 4 इंस्टेंस, रिसोर्स टाइप के लिए हम ये रेक्टेंगल यूज करते हैं, रेक्टेंगल। और अगर ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सॉरी इंस्टेंसेस हैं उसके, तो उसमें उसके अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिसोर्स टाइप प्रिंटर है। अब प्रिंटर के आपके सिस्टम में 4 प्रिंटर इंस्टॉल हैं, तो 1 2 3 4, वो HP का है, वो डेल का है, वो कैनन का है, वो पैनासोनिक का है। तो ये 4 उसके इंस्टेंस है और उसका जो मेन क्लास है वो प्रिंटर है। तो रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टेंसेस, रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टेंसेस की रिप्रेजेंटेशन यू होगी। अब बताया गया है PI रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ RJ, अगर प्रोसेस की भी प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट करेगा किसी भी इंस्टेंस के लिए, तो वो इस तरह शो होगा, वो बाहर से सिर्फ एरो यहाँ पे टच करेगा। अब रिसोर्स अगर फारिग हैं, उसके इंस्टेंसेस फारिग हैं, कोई भी फारिग है, तो वो उसको एलोकेट किया जाएगा। अदरवाइज ये अभी उसको नॉक कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है कि मुझे चाहिए, तो वो अगर देगा कि अंदर कुछ है तो फिर उसे दे देगा, अगर नहीं है फ्री तो उसे नहीं देगा। अब देखें, प्रोसेस 1 इज होल्डिंग एन असाइनमेंट, अगर उसको इंस्टेंसेस कोई मिल गई है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसी इंस्टेंसेस से ही, उस ऑब्जेक्ट से ही एरो निकलेगा और इस पे पॉइंट होगा कि ये जो प्रिंटर है HP का, ये इसको मिला हुआ है, तो ये रिप्रेजेंटेशन यूं की जाएगी। तो आगे ग्राफ में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन हैं कि आप रिक्वेस्ट के लिए यूं क्लिक करेंगे और जो असाइन होगा तब उसको, जो भी असाइन हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 7 वाला जो है डेल, ये किसी और प्रोसेस को एरो कर रहा है, तो आपने ये इसको नहीं देना, ये वाला इसको देना जो फारिग है। जो भी इसमें आपको फारिग होगा वो देना होगा, कम से कम एक इंस्टेंस होगा रिसोर्स का। एग्जाम्पल है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेडलॉक। ठीक है, दो किस्म के टाइप अकर हो सकते हैं। कभी वो कहते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि डेडलॉक अकर, मतलब डेडलॉक की सिचुएशन है लेकिन डेडलॉक उसमें होगा नहीं। ठीक है, अब ये ग्राफ है, इसमें डेडलॉक है, एक और ग्राफ होगा उसमें डेडलॉक नहीं होगा। किस वजह से नहीं होगा, वही इंस्टेंस की वजह से। अगर नंबर ऑफ इंस्टेंस ज़्यादा हैं तो फिर तो डेडलॉक की अकरेंस पॉसिबल सिर्फ है, ज़रूरी नहीं है कि अकर हो। अगर आपके रिसोर्स टाइप कम है, इंस्टेंसेस कम है, तो फिर आपके पास डेडलॉक आ सकता है। यानी वही बात है कि अगर आपके पास 2 बैट हैं और आपके पास 2 प्लेयर आ गए हैं, तो दोनों बैट एक एक को दे देंगे, फिर तो मसला नहीं है। अगर एक बैट है और 2 बंदे आ गए हैं, तो वो किसको देंगे, या एक को देंगे तो दूसरा तो बैठ जाएगा मुंह पकड़ के। तो इस तरह का मसला होता है। फिर हमारे पास सेट ऑफ PR हैं, PI और RJ है, एंड E और एजेस हैं, 3 चीजें हैं। P में हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस का सेट आ जाएगा P1 P2। R में हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं, R1 और R2, उसका सेट बन गया। E में हमारे पास P1 और एजेस हमारे यूं हैं, तो ये आपको दिया गया जाएगा और आपने इसको ये इस तरह बनाना होगा। ठीक है, इसको इस तरह फिर ड्रा करना होगा अगर आपको ये दिया जाए, और ये पूरी तफसील लिखनी होगी कि क्या किया हुआ है। ये यहाँ पे वो आपको इससे भी नजर आ जाएगी, इससे भी नजर आ जाएगी। ये 2 दिए गए हैं, एज दिए हैं कि P1 पॉइंट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, फिर P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। अच्छा,
R1 असाइन हुआ पड़ा है P2 को और R2 असाइन हुआ पड़ा है P1 को, तो वो आपने इसको बना लेना है। जैसे आप ये देखें, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, R1 को, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, ये यहां से पता चल गया। उसके बाद है P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, P2 देखें रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, ये इधर से पता चल गया। फिर R1 मिला हुआ है P2 को, R1 ये वाला है, ये किसको मिला हुआ है, P2 को मिला हुआ है, और R2 P1 को मिला हुआ है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा, रिसोर्स रिलेशन ग्राफ। अब इससे आपको पता चलेगा कि क्या जो ये जो बताया गया था प्रोसेस की तरतीब हमें बताई गई थी और रिसोर्सेज की, इस ग्राफ से आपको क्या शो हो रहा है, कहीं डेडलॉक है इसमें, तो आपको फौरन पता चलेगा जी हाँ यहाँ पे डेडलॉक है। रिसोर्स और इंस्टेंसेस कितने हैं, वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1, रिसोर्स टाइप R1 जो है उसमें एक रिसोर्स लगी हुई है। वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2, एक रिसोर्स इंस्टेंस है टाइप, रिसोर्स टाइप की इंस्टेंस है R2 की। प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस क्या कर रहे हैं, स्टेट क्या कर रहे हैं, मतलब इस चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा कुछ, यानी दो हमारे पास इंस्टेंस है रिसोर्सेज, या दो रिसोर्सेज हैं, और स्टेट क्या है प्रोसेस की, प्रोसेस वन इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2, प्रोसेस वन ने होल्ड किया हुआ है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ रिसोर्स टाइप R2, देखें ये ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है इसका, एंड वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1, और R1 के लिए वेट कर रहा है। दूसरी बात भी लिखी हुई है, प्रोसेस 2 इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ R1 एंड इज वेटिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ R2, R2 का वेट कर रहा है। एट दिस पॉइंट साइकिल एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम, जिसकी वजह से साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, डिटेक्शन हो गई है आपकी, डिटेक्ट हो रहा है। प्रोसेस 1 एंड 2 आर डेडलॉक्ड, ठीक है, दोनों डेडलॉक में हैं, दोनों। Process P1 is waiting for the resource R1 which is held by process 2, and process 2 is waiting for process 1 to release resource R2, so both process are stuck, ये stuck हुए पड़े हैं। तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है, हम ये लेते हैं, हम प्रोसेस को उठाते हैं और उसका ग्राफ बना लेते हैं, जिस शक्ल में उनको रिसोर्सेज मिली होती हैं और किस तरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसके लिए फिर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। उस ग्राफ से ही हमें पता चल जाता है कि उसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या उसमें डेडलॉक है या नहीं है। अब ये एक ग्राफ है और इसमें साइकिल भी है, मतलब साइकिल जो हमने पढ़ा था, एक साइकिल, एक गोल साइकिल जो होता है, लेकिन डेडलॉक इसमें नहीं है। साइकिल तो है इसमें लेकिन डेडलॉक इसमें नहीं है। वो किस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस ज्यादा है, रिसोर्स टाइप की इंस्टेंस ज्यादा है। साइकिल है लेकिन साइकिल, अब देखिए साइकिल कहाँ पे आपको मिल रहा है, ये यहाँ पे साइकिल मिल रहा है, यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन फायदा क्या है कि यहाँ पे रिसोर्स टाइप दो हैं, रिसोर्स टाइप दो हैं, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं कि साइकिल बट नो डेडलॉक। क्यों, अब देखें ना कि किसी भी वक्त क्या हो सकता है। नाउ कंसीडर द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इन फिगर, इन दिस एग्जांपल वी आल्सो हैव अ साइकिल, साइकिल तो है, कौन सा साइकिल है, P1 से R1 तक का साइकिल, P1 से R1 तक, ये R1 पूरा का पूरा इस तक का साइकिल, मतलब एक ये हो गया। उसके बाद R1 से P3 की तरफ आए, R1 ये है, P3 ये है, ठीक है जी, ये P3 तक आए, तो इस तरह हम गोल आ रहे हैं, चक्कर में आ रहे हैं। P3 से R2 की तरफ आए, P3 से R2 ये है, पूरा बॉक्स इस तरफ आए, और R2 से फिर R1 P1 की तरफ जाए, R2 से P1 की तरफ ही एज लगी हुई है, तो ये एक साइकिल है, इसमें साइकिल है। अब फौरन आप नहीं कहेंगे कि इसमें डेडलॉक आ गया है, क्यों, अगर यहाँ पे इंस्टेंस एक होती तब हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो इंस्टेंस है, ठीक है जी, तो वो यहीं पे ये बात लिखी हुई है। However, there is no deadlock. Observe that process 4 may release its instance of resource type R2. That resource can then be allocated to P3, breaking the cycle. ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इन ये जो रिसोर्स है ये P1 के पास है, एक रिसोर्स टाइप इंस्टेंस, दूसरा इसका जो इंस्टेंस है R2 का वो P4 के पास है। अब P3 उसके लिए रिक्वेस्ट करता है, तो अगर एक होता और वो P1 ने पकड़ा होता तो P1 खुद इसका वेट कर रहा था और ये इसने पकड़ा होता तो ये इसको कभी नहीं देता ये इंस्टेंस। लेकिन किसी भी वक्त P4 जो है अपना काम, क्योंकि वो किसी और का वेट नहीं कर रहा, जैसे P2 किसी और का वेट नहीं कर रहा,
वो आल इन ऑल एक ही इंस्टेंस पे काम चला रहे हैं, तो किसी भी वक्त ये इसको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, इस दूसरे इंस्टेंस को किसी भी वक्त छोड़ सकता है, तो वो इसको फौरन अलॉट हो जाएगा P3 को, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी, साइकिल होगी नहीं इसमें। इसी तरह P2 किसी भी वक्त अपने जो इंस्टेंस है इसको छोड़ देगा और ये P1 उसको फौरन से ले लेगा, क्योंकि इसके साथ आगे कोई भी नहीं है कनेक्टेड, जैसे ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये कहते हैं एक साइकिल तो है, लेकिन इसमें डेड लॉक आप इसको नहीं कह सकते, किसी भी वक्त इनको ये इंस्टेंस मिल जाएंगे और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये एक दो एग्जांपलें थी डिटेल के साथ कि अगर साइकिल होगी और उसमें डेड लॉक कैसे हमें पता चलेगा, और अगर साइकिल होगी भी और डेड लॉक नहीं होगा तो उसकी क्या वजह होगी, वो ये इंस्टेंस की। मजीद इसमें एग्जांपल आ सकती है, वो एग्जाम में आएंगी। अब आते हैं मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। डेडलॉक तो फॉर एग्जांपल अकर हो गया। डेडलॉक अगर अकर होता है तो हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं और उसकी जो काजेज हैं वो भी साथ में लिखी हुई हैं। पॉसिबिलिटी इसमें होती है, जब ये सिचुएशन होती है तो पॉसिबिलिटी है, और अगर ये सिचुएशन है तो फिर कंफर्म डेडलॉक है सिस्टम में। जो 4 हमने पढ़ी, अगर वो चारों के चारों एक जगह एग्जिस्ट कर देती हैं, एग्जिस्टेंस उनकी आ जाती है, यानी सर्कुलर वेट आ जाता है, उनमें तीनों आ जाती हैं। यहाँ पे देखें सर्कुलर वेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक 1 बाई 1 अक्कर हो सकती हैं। एक अक्कर हो सकता है, इसको रोका जा सकता है, इसको भी रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर सर्कुलर वेट आ गया उसमें ये तीनों आ जाएंगी तो पॉसिबिलिटी से वो एग्जिस्टेंस पे बात चली जाती है। मेथड है हैंडलिंग डेडलॉक। डेडलॉक अगर आ जाए तो क्या होगा? 3 जनरल अप्रोचेज एग्जिस्ट फॉर डीलिंग विद डेडलॉक। 3 अप्रोचेज हैं, मेन अप्रोचेज, जो कि यूज की जाती हैं डेडलॉक को डील करने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें हम फिर 2 देखेंगे और एक आपकी असाइनमेंट होगी। फर्स्ट वन prevent deadlock. First one can prevent deadlock by adopting a policy that eliminate one of the condition, यानी कंडीशन 1, 2 through 4। डेडलॉक प्रिवेंशन में एक हमें पॉलिसीज बताई जाती हैं, कुछ तरीक़ेकार बताया जाता है जिनमें हम यूज करके इन चारों में से किसी एक को भी खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने प्रिवेंशन कर दी है, प्रिवेंट कर दिया डेडलॉक को। फर्स्ट वन कैन, जो फर्स्ट पॉलिसी है या टेक्निक है, कैन प्रिवेंट कर सकता है डेडलॉक बाय अडॉप्टिंग, अगर वो अडॉप्ट कर ले एक पॉलिसी दैट एलिमिनेट्स वन ऑफ द कंडीशन, जो कि एलिमिनेट कर दे इनमें से एक भी कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन उड़ा दे, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको शेयर्ड में कन्वर्ट कर दे, जो हमारे पास नॉन प्रीएम्पशन है उसको प्रीएम्पटेबल कर दे, या होल्ड एंड वेट से रिसोर्स लेके दूसरे को दे दे, वे होल्ड और वेट को छोड़ दे, या किसी और से लेके इसको दे दे, या सर्कुलर वेट को ब्रेक कर दे, इन तीनों को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन के लिए है एक मेथड, उसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है। सेकंड वन जो हमारे पास मेथड है, कैन अवॉइड डेडलॉक, अवॉइड कर देता है डेडलॉक को, बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करता, बाय मेकिंग the appropriate dynamic choices। dynamic मतलब different changeable choices। वो सोचता है बात पे, ऐसा नहीं कि एक फिक्स उसने ली, नहीं, कंडीशन को देख के ही वो सोचता है। ये डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड, वो देखता है कि क्या मेरा अगर ये रिसोर्स में एक प्रोसेस को देता हूं तो उससे वो सेफ स्टेट से अनसेफ स्टेट में तो नहीं जाता। ठीक है जी, बात समझ आ रही है ना, कि क्या वो सेफ स्टेट से अनसेफ स्टेट में तो नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती उसमें। तो इस चीज को फिर देखा जाता है कि रिसोर्स देने से पहले सोचा जाता है, उस पर डायनामिक चॉइसेस ली जाती हैं, सिस्टम की जांच पड़ताल की जाती है कि क्या ये रिसोर्स दूंगा प्रोसेस को तो मुझसे डेडलॉक तो अकर नहीं होगा, तो पहले से ही सोच लिया जाता है। और जो थर्ड वन है, कैन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक। थर्ड वन, जब ये दोनों फेल हो जाती हैं, प्रिवेंशन भी फेल हो गई, अवॉइडेंस भी फेल हो गई, और डेडलॉक बाय चांस अकर हो गया है, तब उसे डिटेक्ट करके, डिटेक्शन जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं या मेथड जो है डिटेक्शन मेथड, वो डिटेक्ट की प्रेजेंस को देख लेता है। प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक, कंडीशन 1 through 4 होल्ड, अगर 1 से चारों की चारों होल्ड हो गए हैं, ठहर गए हैं और डेडलॉक अकर हो गया है, एंड टेक एक्शन टू रिकवर, और देन उसके बाद वो उसको रिकवर करता है। तो डिटेक्शन जो है मेथड, वो डेडलॉक की डिटेक्शन को या प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा,
देन उसको रिकवर करेगा। यानी अगर हो चुका है 1 से 4 तक की किसी कंडीशन को भी डिटेक्ट करके उसको रिकवर करेगा। और वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड थर्ड अप्रोच इन टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड को डिस्कस करेंगे, प्रिवेंशन को, डिटेक्शन को। अवॉइडेंस आपकी होमवर्क है, वो फिर आपने खुद करना है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कि प्रिवेंशन और डिटेक्शन में क्या है। अवॉइडेंस के बारे में मैंने बता दिया है कि उसमें वो देखता है कि सिस्टम रिसोर्स देने से अनसेफ स्टेट में तो नहीं जाता। किसी भी प्रोसेस को अगर मैं ये रिसोर्स दे दूं तो अनसेफ स्टेट में तो नहीं जाता। तो ये फिर किया जाता है। तो सबसे पहले है मेथड फॉर हैंडलिंग में डेडलॉक प्रिवेंशन। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में जो उसकी थीम वो क्या है, वी कैन प्रिवेंट, हम प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द बिलो 4 कंडीशन। जो 4 कंडीशन हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, उसको एलिमिनेट कर दें, या फिर हम होल्ड एंड वेट को हटा दें, या नो प्रीएम्पशन को हटा दें, या सर्कुलर वेट को। तो उसको एलिमिनेट करने से हम फिर डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी क्या मेथड है, हर एक के लिए फिर हम देखते हैं। टू वॉयलेट दिस कंडीशन, अगर इस एलिमिनेट म्यूचुअल कंडीशन, अगर इसको हम एलिमिनेट करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, यानी टू वॉयलेट दिस कंडीशन all the system resources must be such that they can be used in a shareable mode। तो हम तमाम रिसोर्सेज को शेयरेबल मोड में यूज कर सकेंगे अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ही खत्म कर दें। हम ऐसे रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम शेयर्ड में ले आए, उनको सबके लिए शेयर कर दें कि आपस में यूज कर सके, एक से लेके दूसरे को दे सके, तो वो फिर मसला हल हो जाएगा। इन ए सिस्टम देयर आर ऑलवेज सम रिसोर्सेज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाय नेचर। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, ये तो आपने कह दिया कि मैं उसे एलिमिनेट करता हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, लेकिन कुछ बाय नेचर ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज होती हैं, यानी एट द सेम टाइम एक ही बंदे को वो मिल सकती हैं। सो दिस कंडीशन कैन नॉट बी वायलेटेड। तो ये वायलेट हो नहीं सकता। ये सिर्फ हम एक सजेशन देते हैं कि हम इसको अगर वायलेट कर दे प्रिवेंशन में। और it is not possible to dissatisfy the mutual exclusion because some resources such as the CD drive and printer are inherently non-shareable। क्योंकि जो आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इन नेचर बाय नेचर ही इनहेरेंटली ही वो नॉन शेयरेबल हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी आपको कि हम एलिमिनेशन की तरफ तो आ रहे हैं कि हम एक कंडीशन को एलिमिनेट कर दें। उसके लिए सिर्फ आपने करना क्या होगा कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयरेबल मोड में करना होगा। तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही खत्म हो गई, यानी उसकी जो इंडिविजुअल यूज था वो खत्म हो गया। लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि बाय नेचर अब प्रिंटर तो हम नहीं इसमें कोई ऐसी मॉडिफिकेशन कर सकते, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं कर सकते कि वो एक साथ ही सारों की प्रिंट्स आपस में वो कर दे, निकाल दे। ठीक है, एक ही टाइम पे सारे प्रिंटर नहीं, 1 बाई 1 क्यू में रखे होते हैं, वो निकाल जाते। इस तरह सीडी ड्राइव है, सीडी ड्राइव में आप भी सीडी रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ। इस तरह तो नहीं हो सकता कि 10 बंदे हैं तो 10 बंदे सारे उसी में सीडी रख दें, नहीं। एक बंदा ही एट द सेम टाइम उस पर सीडी राइट या रीड कर सकता है। तो वो तो बाय नेचर हम कर ही नहीं सकते। तो ये मसला है सही, अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेट होल्ड एंड वेट, ये अगर हम एलिमिनेट कर दें, in order to ensure that hold and wait condition never holds in the system we must guarantee, हमें गारंटी देनी होगी that whenever a process request a resource, कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए, इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि उसने किसी और रिसोर्स को नहीं थामा हुआ। ठीक है जी, उसके पास कोई और रिसोर्स नहीं है। हमें ये इंश्योर करना होगा, हमें ये बात इंश्योर करनी होगी कि उसके पास कोई और रिसोर्स है ही नहीं। तो तब हम कह सकते हैं कि होल्ड एंड वेट की कंडीशन क्रिएट नहीं हो सकती। टू प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स कैन बी यूज फॉर दिस। इसके लिए दो जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल हैं, वो यूज किए जाते हैं कि होल्ड एंड वेट की जो सिचुएशन है वो अकर ना हो। इसकी बात की समझ आ गई होगी आप लोग को कि हम ये देखें कि जब भी कोई प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बैट दे दो, तो हम उससे पहले कहेंगे कि तुमने जेब में बॉल तो नहीं रखी हुई, तो वो कहेगा कि नहीं मेरे पास बॉल नहीं है। तो फिर हम उसको अगली रिसोर्स देंगे। अगर उसने दो रिसोर्सेज, यानी उसके पास एक है और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहा है, होल्ड भी की हुई है, तो फिर हम उसको तीसरी नहीं देंगे, तीसरी रिसोर्स नहीं देंगे, उसे कहेंगे एक छोड़ दो, तब हम आपको तीसरी देंगे। Allocate all required resources to the process before start of its execution। एक रूल ये है कि आप जब वो प्रोसेस आता है सिस्टम में इंटर होता है तो उसको उसके मकसद के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पहले से दे दो।
In this way, hold and wait condition is eliminated, but it will lead to low device utilization. क्योंकि उसके पास एक बंडल होगा सारे रिसोर्सेज का। फॉर एग्जाम्पल उसने जेब में बाल भी रखी हुई है, बेड भी उसके पास है और बहुत सारी चीज़ें, बॉटल भी है पानी की, सब कुछ, लेकिन वो सारी यूज़ नहीं कर रहा। वो सिर्फ बाल यूज़ कर रहा है, बेड यूज़ कर रहा है, बॉटल यूज़ नहीं कर रहा, या साथ में हेलमेट है, हेलमेट यूज़ नहीं कर रहा, या ग्लव्स है, ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहा। तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है सिस्टम की, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं वो सारी वैसे ही वेली की वेली पड़ी हुई हैं, वो यूज़ ही नहीं कर रहा उसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोसेस रिक्वायर प्रिंटर एट अ लेटर टाइम, अगर प्रिंटर उसको बाद में चाहिए प्रोसेस को, एंड वी हैव एलोकेटेड प्रिंटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, हमने प्रिंटर पहले से ही उसको एलोकेट कर दिया है कि हाँ भाई जान तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, ले ले, तो वो उसने रखा हुआ है। प्रिंटर विल रिमेन ब्लॉक टिल इट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। तो अगर उसको सारे प्रोसेस के दौरान प्रिंटर की जरूरत आई ही नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है, फिर उसने वो उसको ब्लॉक रखा होगा। तो ये मसला आ सकता है अगर हम पहले से रिसोर्सेज दे दें। ठीक है, पहले से रिसोर्सेज देते हैं सारे, तो हम होल्ड एंड वेट को तो रिमूव कर रहे हैं, यानी एक प्रोसेस के पास सारे प्रोसेस जब रिसोर्सेज आ जाएंगे तो वो किसी और के लिए वेट ही नहीं करेगा। वो अपने पास सारे जो प्रोसेस उसके मिले हुए हैं उसको वो उसी पे सारा अपना एग्जीक्यूशन कर देगा। तो हमने होल्ड एंड वेट को खत्म कर तो दिया है, लेकिन साथ साथ में ये मसला है कि शायद उन रिसोर्सेज के बंडल में उसको ऐसे रिसोर्सेज मिल जाए जो उसको जरूरत ही ना हो, उनको उसको चाहिए ही नहीं, तो वो उसने खामखा पकड़े होंगे। Process will make new request for resource after releasing the current at set of resources. प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा दूसरे रिसोर्सेज के लिए जब वो रिलीज कर देगा। ये प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स हैं। एक तो ये था, उसमें एक मसला आ गया कि वो ब्लॉक किया हुआ है। दूसरा ये था कि हम तब ही प्रोसेसेस को रिसोर्सेज दें, यानी उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करें जब वो पुराने वाले रिसोर्सेज को छोड़ दे, ताकि वो किसी और को दे दें, वो होल्ड ना रखे उसको। दिस सिचुएशन में लीड टू स्टारवेशन, ये फिर स्टारवेशन की तरफ बात चली जाती है। मींस प्रोसेस रिक्वेस्टिंग अ पॉपुलर रिसोर्स may have to wait indefinitely। ठीक है जी। अगर वो मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है सच एज कि वो कर रहा है वेट, ठीक है, यानी जरूरी बात है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही वर्थ वाला है, सॉरी रिसोर्स है, बहुत ही पॉपुलर रिसोर्स है, एक वर्थ वाइज रिसोर्स है, तो वो डेफिनेटली किसी के पास तो होगा, तो वो उसका वेट ही करता रहेगा, फिर उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो अगर आप कहते हैं कि प्रोसेस विल मेक न्यू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्स, तो ये सॉल्यूशन जो है ये स्टारवेशन की तरफ चली जाएगी। आप उससे कहेंगे कि इसको रिलीज कर दो तब आपको दूंगा, वो उसको रिलीज करेगा नहीं। क्यों? जब तक उसको वो जो मशहूर जो पॉपुलर रिसोर्स है वो मिल ना जाए, तो वो उसको तब तक रिलीज ही नहीं करेगा। आप कहेंगे उसे मैं तब आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करूंगा जब आप पुराने वालों को छोड़ देंगे, कि नहीं जब तक मुझे आप नहीं दोगे ये जो मुझे चाहिए तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा इन रिसोर्सेज को। तो इस उसमें कश्मकश में एक स्टारवेशन बन जाती है, एक वेट बन जाता है, अनलिमिटेड वेट में चली जाती है चीजें। तो ये दो रूल थे कि आप इस तरह से करें। एक रूल था कि आप क्या करें कि सबसे प्रोसेस जब स्टार्ट होता है उसको बंच ऑफ रिसोर्सेज जितने भी आपके पास है सारे उनको दे दे, उनकी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा जो होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करने वाली बात थी कि होल्ड और वेट ना हो, उसमें यह था कि प्रोसेसेस को जब वो रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्स के लिए तो तभी उनको एलोकेट हों जब वो पुराने रिसोर्सेज को छोड़ दें। तो इससे होल्ड एंड वेट की कंडीशन करनी होगी, लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि स्टारवेशन आ जाएगा। वो रिलीज तब तक नहीं करेगा जब तक उसको मिल ना जाए, और वो उसको मिलेगा नहीं, वो किसी और प्रोसेस ने लिया हुआ है, उस पर काम कर रहा है उसको। तो ये मसला आ सकता है। तीसरी जो कंडीशन है इसमें वो है एलिमिनेट नो प्रीएम्पशन। ठीक है, नॉन प्रीएम्पशन इसको खत्म कर दे, प्रीएम्प्टेबल ले आए, बात है प्रीएम्पशन ले आए। तो प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेस व्हेन रिसोर्स रिक्वायर बाय अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आर सिस्टम प्रोसेस। जब भी हमें जरूरत हो कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है या सिस्टम प्रोसेस आ गया है और उसको रिसोर्स चाहिए, तो हम उसको प्रीएम्प्ट कर दें उनसे भी जो नॉन प्रीएम्पशन में है। तो इससे अकर क्या होगा, मसला हो जाएगा डेफिनेटली। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज्ड। तो ये दो यूज होने चाहिए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स अगर आप ये चाहते हैं कि नो प्रीएम्पशन हो। If the process that is holding some resources request another resource that cannot be immediately allocated to it, that is, the process must wait. Then all resources currently being held are preempted forcefully for time being.
ठीक है जी, टाइम बीइंग के लिए उनको कर दिया जाए। यानी एक प्रोसेस है, इफ अगर प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्स ने कुछ रिसोर्स होल्ड किए हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहा है अदर रिसोर्स के लिए दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड, जो उसे इमीडिएटली एलोकेट नहीं हो सकते, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट को हम फौरन से पूरे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम हैं, ठीक है जी। यानी एक प्रोसेस है वो वेट कर रहा है, उसने कुछ रिसोर्सेज आपस में ली हुई है, वो रिसोर्सेज हैं, ऐसे समझे कि वो नॉन प्रीएम्प्शन में है, नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उसके पास है, लेकिन उसने किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है जो खुद किसी और के पास है, जो उसे एट द सेम टाइम मिल नहीं सकती, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस अब वेट में चला जाएगा, वेट करता रहेगा। अब इस वेट का फायदा लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग कहेगा यार तुम तो वेट कर रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि ये जो तुमने रिसोर्सेज तुम्हारे पास एक पड़े हुए हैं, नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज जो हैं, जो एट द सेम टाइम कोई और यूज नहीं कर सकता, ये जरा मुझे दे दो, फोर्सफुली उससे ले लेगा टाइम बीइंग के लिए। तो हम ये कर सकते। अब पहले तो ऐसा होता था ना कि जो प्रोसेस जो नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज थे वो प्रोसेस से हम नहीं ले सकते थे ड्यूरिंग प्रोसेस, लेकिन अब ये प्रोसेस चला गया है वेटिंग स्टेट में, इसके पास है भी प्रिंटर या स्कैनर, ठीक है जी, या रिकॉर्डर, सीसीडी रिकॉर्डर, और ये किसी और का वेट कर रहा है और वेटिंग में चला गया, जैसे स्कैनर का वेट कर रहा था और सीडी रिकॉर्डर वाला स्कैनर का वेट कर रहा था, स्कैनर सीडी रिकॉर्डर वाला वेट कर रहा था, दोनों नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज हैं, एक ही बंदा एक द सेम टाइम उसको चला सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो इस चीज का फायदा लेके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देगा, उनसे जबरदस्त ये ले लेगा कि यार तुम लोग तो वेट में ठहरे हो एक दूसरे के, ये हमें जरा दे दो जो आपने पकड़ी हुई है, ये किसी और को चाहिए, आपको जो चाहिए वो किसी और के पास है, वो कुछ और चीजें हैं, ये फारिग कर दो, ये इनको दे देता हूं। So the preempted resources are added to the list of resources for which the process is waiting. तो वो जो preempted resources होंगी जो ले ली जाएंगी इनसे, उनको दोबारा एक लिस्ट में रख दिया जाएगा कि ये अवेलेबल लिस्ट में आ जाएंगी और वो उन्हें यूज करने लगेंगे जिनको वो जरूरत होंगे। The process will only be restarted when it can regain its ओल्ड रिसोर्सेज, और जिस प्रोसेस से ये ली गई होंगी ये रिसोर्सेज वो तब ही दोबारा स्टार्ट होगा, एज वेल एज न्यू वन दैट इज रिक्वेस्टिंग, जिस के जब वो उसको गेन कर लेगा, दोबारा से सारा कुछ गेन कर लेगा और उसकी नई जो रिक्वेस्ट है वो भी फुलफिल हो जाएगी, वो भी फारिग हो जाएगा, वो रिसोर्स वो इसको मिल जाएगा, प्लस इसके जो अपने रिसोर्स है वो भी इसको दे दी जाएंगे, तब हम नो प्रीएम्पशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक नो प्रीएम्पशन का वो था कि इलिमिनेट कर दो नो प्रीएम्पशन, सारे रिसोर्सेज को प्रीएम्प्टेबल बना दो, तो वो हम इस तरीके से फिर करेंगे, फौरन से उससे नहीं छीनेंगे, देखेंगे कि क्या वो वेटिंग में ठहरा हुआ है, अगर वो प्रोसेस वेटिंग में ठहरा है किसी और रिक्वेस्ट रिसोर्स की वजह से, तब हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट अब इसके में हमारे पास आ जाता है सर्कुलर वेट को एलिमिनेट कर दो, जो फोर्थ वन है आखिरी इसका, डेडलॉक प्रिवेंशन में एलिमिनेट सर्कुलर वेट, इसको एलिमिनेट कर दो तो डेडलॉक हैंडल हो जाएगा, नहीं आकर होगा। ईच रिसोर्स विल बी असाइंड विद अ न्यूमेरिकल नंबर, वो कहता है कि हर एक जो रिसोर्स है उसको एक नंबर के तहत असाइन किया जाए, उनको सीक्वेंस ऑफ नंबर दे दिया जाए। अब प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स, और एक चेक लगा दिया जाए, एक चेक भी लगा दिया जाए सर्कुलर वेट को खत्म करने के लिए। दो बातें की जाए, एक तो हर रिसोर्स को एक सीक्वेंस नंबर के साथ, न्यूमेरिक नंबर के साथ असाइन किया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह। और दूसरा चेक है कि अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, और हमेशा ये एक चेक रखा जाए कि प्रोसेस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेगा, यानी अगर उसके पास फोर्थ रिसोर्स है तो वो थर्ड के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वो फिफ्थ के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो एक तो चेक लगा दे, ये चेक लगा दी जाते हैं, तो वो थर्ड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो फोर्थ के लिए करेगा या फिफ्थ के लिए करेगा या सिक्स के लिए करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस इंक्रीजिंग ऑर्डर इज अलाउड इज फॉलोड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, तो प्रोसेस 1 है P1 प्रोसेस इज एलोकेटेड R5 रिसोर्सेज, ठीक है, R5 रिसोर्सेज उसको मिले हुए हैं, उसको मिला हुआ है। नाउ नेक्स्ट टाइम इफ P1 आस्क फॉर R4 या R3 लेसर देन R5, सच रिक्वेस्ट विल नॉट बी गारंटेड, तो उसको ये दो रिसोर्सेज की जो परमिशन है नहीं दी जाएगी, R5 से वो आगे जाएगा। Only request for resource more than R5 will be granted, and it must release all the resources having larger number and vice versa.
ठीक है। उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट करेगा किसी भी उसके लिए, तो उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला होगा उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो उसको रिलीज कर देगा सारों को, ठीक है। और इस तरह वाइस वर्सा, क्योंकि इस सिस्टम को पता होगा कि जब ये R4 तक बात, R5 तक बात आई हुई है, एक प्रोसेस है उसको R5 दिया गया है, तो इसका मतलब है कि R4 भी किसी के पास है, R3 भी किसी के पास है, इसको R5 क्यों दिया गया, R4 क्यों नहीं दिया गया? ठीक है जी। तो इसको बाकी क्यों नहीं दिया, तो एक एजम्पशन की जाती है ताकि सर्कुलर वेट क्रिएट ना हो, पीछे की तरफ वेट वो सर्कुलर सर्कल ना बने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात चले। अगर पीछे भी ये देखेगा और आगे भी देखेगा, यानी इसने फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, ठीक है, उसने एक रिसोर्स देके इसके लिए रिक्वेस्ट की हुई है और पीछे की तरफ होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसके पास R1 है P1 के पास, और इसने अगर रिक्वेस्ट करनी होगी तो R1 की पीछे की तरफ R0 के लिए नहीं आएगा, या R2 इसके पास है तो R2 के बाद R1 है, उससे पहले R1 की तरफ नहीं आएगा, R3 के पास जाएगा तो R3 मांगेगा। अगर रिवर्स में भी आता है और इधर भी जाता है तो इससे सर्कल बनता है, एक सर्कल का बनना पॉसिबल है कि सर्कुलर वेट क्रिएट हो जाएगा अगर वो पिछलू की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक ही तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है तो आगे की तरफ के लिए रिक्वेस्ट करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप मेथड यूज कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर जाएंगे, इस तरह 10, 9, 8 इस तरह, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में वो पीछे नहीं आएगा, तो पीछे भी नहीं, सीधा आगे आगे जाएगा। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि अक्सर आपने देखो हज में क्या होता है, जो भागदड़ मच जाती है, वो जब हम शैतान को कंकरियां मारते हैं, तो उसमें यही होता है कि जो लोग सीधा जा रहे होते हैं तो वो निकल जाते हैं आगे आगे, फ्रंट टू फ्रंट। अगर अगर वो आमने सामने आ जाए, यानी बैक पे वापस आते हैं, तो पीछे वाले भी आ रहे हैं, पीछे से और लोग भी आ रहे हैं, और इन्होंने भी उनकी तरफ मुंह कर दिया है, ये पीछे की तरफ रवाना हो गए हैं। तो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, और वो क्या होता है फिर, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए वही से अच्छी एग्जांपल मेरे ध्यान में नहीं आ रही थी, तो ये अच्छी एग्जांपल है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स, अगर फॉर एग्जांपल ये हज वाला एग्जांपल लें तो ये बहुत अच्छा है कि अगर अब वहां पे यही सिस्टम किया गया है कि इंटरेस्ट जो है वो एक तरफ है और जो वापस आना है वो और तरफ है। पहले ये था कि आमने सामने हो जाते थे हुज्जाज, जिससे वो फिर पैनिक क्रिएट हो जाता और बहुत ज्यादा डेडलॉक बन जाता। लेकिन अब क्या करते हैं कि यही कहा जाता है कि जिस तरफ आपका मुंह है उसी तरफ चलते जाओ, पीछे की तरफ ना आओ, और पीछे से लोग आ रहे होते हैं तो पीछे की तरफ नहीं फिर वो उसको रिसोर्सेज दी जाते हैं, जो उससे इंक्रीजिंग जो भी लेसर उसके होते हैं, उसकी जो उसको रिसोर्स मिला हुआ है उसकी जो वैल्यू है लेसर है अगर उससे, तो वो इसको नहीं दिए जाते, ठीक है, उससे आगे वाले उसको दी जा सकती है। तो ये चीज इसमें आ जाती है। अब है डेडलॉक डिटेक्शन, थर्ड वन। जो सेकंड था वो आपके होमवर्क है। इसमें क्या होता है, अलाउ सिस्टम टू इंटर डेडलॉक स्टेट, इसमें अलाउ हो जाता है क्योंकि डेडलॉक जब अकर हो गया तो आ जाए उसमें, फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है एक एल्गोरिथम से या एक मैकेनिज्म है उससे, और देन रिकवरी स्कीम होती है। तो किस तरह होता है ये डेडलॉक डिटेक्शन? इफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, अगर ये दोनों फेल हो गए, आर नॉट डन प्रॉपरली, ये दोनों काम इन्होंने नहीं किया, एज डेडलॉक में अकर, डेडलॉक अकर हो गया, एंड ओनली थिंग्स लेफ्ट, तो हमारे पास जो चीज बचती है वो है टू डिटेक्ट इट। अब इसको डिटेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल चोर आ गया है घर में, या कोई चीज आ गई है, सांप आ गया है घर में, अब उसको आपने जो फायर प्रिकॉशन लगाई थी, ना उस पर गेट पे रोका गया चोर को, ना फॉर एग्जाम्पल कोई और दरवाजों ने उनको रोका, ना ब्लॉक्स ने उनको रोका, अंदर आ गए हैं, तो अब अंदर आ गए, अब उसको डिटेक्ट करो, ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो अब उसको ढूंढो, तो ढूंढेंगे फिर देन उनको रिकवर करेंगे। तो सिंपल सी ये मिसाल है कि एक चीज थी, एक चोर था, उसे चोर चौकीदार ने भी नहीं रोका, उसे गेट ने भी नहीं रोका, उसे किसी चीज ने नहीं रोका, वो इंटर हो गया है। अब इंटर होने के बाद उसको डिटेक्ट करना है और उसको रिकवर करना है। सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच टाइप, अगर तो सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है, अगर तो सिंगल इंस्टेंस है तो उसके लिए हम एक ग्राफ यूज करते हैं यहाँ पे, वहां पे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते थे, मेन जो उनका ग्राफ है, यहाँ पे हम वेट फॉर ग्राफ यूज करते हैं।
सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, अगर सिंगल इंस्टेंस है तो हम वेट फॉर ग्राफ यूज करेंगे डिटेक्ट करने के लिए, अगर मल्टीपल इंस्टेंस है तो फिर हम एक एल्गोरिथम है मैट्रिक्स बेस्ड वो यूज करते हैं। इफ ऑल रिसोर्स टाइप्स हैज ओनली सिंगल इंस्टेंस then we can use a graph called wait for graph which is variant of resource allocation graph। resource allocation graph का ही एक शक्ल है कि शेप है, वेरिएंट है उसका, क्या कहते हैं वेरिएंट को, यानी प्रोटोटाइप समझ लें, उसी की एक शक्ल है, ठीक है, उसी से एक है इनहेरिट एक ग्राफ है, एक चीज है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से बना हुआ ही, उसकी शक्ल से निकला हुआ ही एक वेरिएंट है उसका। हेयर वर्टिसेस रिप्रेजेंट प्रोसेसेस एंड जो वही वर्टिसेस वी हैं वो प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रिसोर्स नहीं होते, रिसोर्सेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं की जाती, डायरेक्ट प्रोसेस टू प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन की जाती है, और आप देख लेंगे vertices represent process and directed edges from P1 to P2 indicate that P1 is waiting for a resource held by P2। हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर कोई एज निकली हुई है, फॉर एग्जाम्पल P1 से एज निकली है और P2 को पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब है कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है एक रिसोर्स के लिए जो कि P2 के पास है। ये यहां से ये बात आ जाती है। लाइक इन द केस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, अ साइकिल इन वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट अ डेडलॉक। जैसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम साइकिल देखते थे, वो साइकिल ही हमने निकालना है। सो द सिस्टम कैन मेंटेन अ वेट फॉर ग्राफ एंड चेक फॉर साइकिल पीरियडिकली टू डिटेक्ट एनी डेडलॉक। ठीक है, तो वो बार बार वेट फॉर ग्राफ बनाता है और चेक करता है कि कहीं पे डेडलॉक साइकिल तो नहीं बन रहा, साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शेप है, सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, फिगर 1, ये हमारा फिगर ए है, फिगर बी है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये पूरा का पूरा जो हमने पहले पढ़ा, और करस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ ये उसका वेट फॉर ग्राफ है, इसी से निकाला हुआ ये, जिसमें हमने साइकिल डिटेक्ट किया है। ठीक है जी, तो ये देखें, अब यहाँ पे रिसोर्सेज हैं लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज नजर नहीं आएंगे, इसमें पहले आपने साइकिल ढूंढना है। साइकिल कौन सा है, कौन किसको पॉइंट कर रहा है वो देख लें। फॉर एग्जांपल ये देखें, P1 जा रहा है इसके पास, ये रिसोर्स मांग रहा है, ये रिसोर्स किसके पास है, P2 के पास, तो हम डायरेक्ट इससे इस तक एक एरो बना देंगे, ये P1 से P2 तक डायरेक्ट एरो बन गया। ये एक रिसोर्स का वेट वो रिक्वेस्ट कर रहा है ये वाली, और ये किसके पास है, P2 के पास है, तो ये हमने एरो इधर बना दिया, एक काम हो गया। P2 के पास कौन सा वो है, R1 उसके पास है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, 3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, P5 को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे P3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे P4 को भी रिक्वेस्ट जा रही है इनडायरेक्टली रिसोर्स की। ठीक है जी, तो ये देखिए एक चेन बन रहा है, सर्कल बन रहा है, इस तरह भी एक सर्कल बन रहा है, ये अगर देखा जाए यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए एक सर्कल है। तो अब देखिए P2 ने P5 के लिए भी रिक्वेस्ट की, ऐसे रिसोर्स जो P5 के पास है उसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है। P2 जो है P3 के पास एक रिसोर्स है उसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इधर भी आ गई बात। P2 जो है P4 के पास एक रिक्वेस्ट रिसोर्स है उसका भी वेट कर रहा है, इसके पास भी एरो बन गया इसका। ठीक है जी, ये बन गए, और उसके बाद P3 की बारी है। P3 क्या है, उसके पास एक रिसोर्स है और वो P4 के रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है, तो देखिए P4 को पॉइंट कर रहा है डायरेक्ट। P4 वो P3 के पास, P3 एक ऐसे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है जो P4 के पास है, तो डायरेक्ट हमने ये बिठा दिया इधर से और ये बना दिया, और P4 खुद, वही आखिर में बात आ गई P1 तक। ठीक है, P4 खुद ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो P1 के पास है, तो उस तक एक, तो ये ग्राफ बना रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम बार बार। तो अगर इस तरह का देखिए, ये सारा डेडलॉक है, ये साइकिल है, ये इसका वेट कर रहा है, ये खुद इसका भी वेट कर रहा है, उसका भी वेट कर रहा है, इसका भी वेट कर रहा है, तो ये इसको रिसोर्स देगा नहीं क्योंकि खुद इस ये वेटिंग में है। इसी तरह P3 से ये रिक्वेस्ट मांग रहा है, P3 खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, P4 वेट कर रहा है P4 का, P4 रिक्वेस्ट कर वेट कर रहा है P1 का, तो सारे आपस में एक दूसरे का वेट ही कर रहे हैं।
तो ये एक साइकिल है, तो हम इस ग्राफ से ये ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बहुत इजी है, ठीक है जी, इसी से भी पता चल जाता है कि सर्कल ही बने हुए हैं सारा। अगर यूं आए, ठीक है, या यूं आए तो सर्कल फौरन नजर आ रहा है, साइकिल नजर आ रहा होता है। अगर सेवरल इंस्टेंसेस है तो हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसे मैट्रिक बेस्ड एल्गोरिथम कहा जाता है। द वेट फॉर ग्राफ इज नॉट मच यूजफुल इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस। अगर बहुत सारे इंस्टेंसेस है तो फिर तो डेफिनेटली हमें वेट फॉर ग्राफ में जरा वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर रिसोर्सेज यहाँ पे इंस्टेंस ज्यादा हैं तो हम अंदाजा नहीं कर सकते कि ये इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, ये छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, तो उसमें जरा हमें मुश्किलात आ सकती हैं। तो वेट फॉर ग्राफ इज नॉट मच यूजफुल इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस फॉर अ रिसोर्स एज अ साइकिल में और मे नॉट लीड टू डेडलॉक। उसमें ये कंडीशन आ सकती है कि साइकिल या तो डेडलॉक पे लीड करेगा या डेडलॉक पे लीड नहीं करेगा। जैसे पीछे हमने देखा कि साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक उसमें नहीं था, और एक में डेडलॉक था, साइकिल भी था डेडलॉक था, लेकिन दूसरे में साइकिल था लेकिन डेडलॉक नहीं था, क्योंकि उसमें इंस्टेंसेस ज्यादा थी, रिसोर्सेज के इंस्टेंस ज्यादा थे। इन सच केस वी कैन यूज एन एल्गोरिथम टू डिटेक्ट डेडलॉक, और इस केस में हम फिर एल्गोरिथम यूज करते हैं। इन दिस केस present a matrix based algorithm to detect deadlock between among more than one process among n process, that is p1 through pn। उसमें हम matrix based algorithm यूज करते हैं जिसकी जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निक है, वो ये है, वो ये यूज कर रहा होता है। When should the deadlock detection be done? Frequently or infrequently? एक क्वेश्चन है कि डेडलॉक जो डिटेक्शन है वो कब कब की जाए, फ्रीक्वेंटली की जाए या इनफ्रीक्वेंटली की जाए। The answer may except depend on frequently. The answer may depend on how frequently deadlocks are expected to occur. इसका जो आंसर है वो ये होगा कि कब कब ये when should the deadlock detection can be done, कब ये डन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली या इनफ्रीक्वेंटली। तो ये डिपेंड करता है ये आंसर कि कितनी फ्रीक्वेंटली डेडलॉक अकर हो रहा है। अगर डेडलॉक अकर होने के चांसेस ज़्यादा है तो उसके डिटेक्शन भी हम उसी के तरतीब से करेंगे, एज वेल एज द पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट कैचिंग देम इमीडिएटली। ठीक है, या उसको इमीडिएटली आप कैच नहीं कर सकते। ठीक है, द आंसर में डिपेंड हाउ फ्रीक्वेंटली डेडलॉक आर एक्सपेक्टेड, कितना फ्रीक्वेंटली वो एक्सपेक्टेड है, या आर एज वेल एज इम्पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट कैचिंग, या हमें ये नहीं पता चल रहा, तो उसमें हम इसको उसी के मुताबिक करेंगे। इफ डेडलॉक आर नॉट रिमूव्ड इमीडिएटली व्हेन दे अकर, देन मोर एंड मोर प्रोसेस कैन बैक अप behind the deadlock, making the eventual or final task of unblocking the system more difficult and possibly damaging more process। तो वो इसकी consequences बता रहा है कि अगर हमने इसको टाइम टू टाइम ना किया तो डिटेक्शन जल्दी जल्दी ना की तो फिर ये मसले आ सकते हैं फ्रीक्वेंटली और इनफ्रीक्वेंटली में। So there are two obvious approaches each with trade-off। दो अप्रोचेज हैं लेकिन उसमें भी डाउन साइड भी है उसकी और अप साइड भी है एल्गोरिथम की। ये डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूजेज है, ठीक है, कब कब उसको यूज किया जाए। एक नंबर एक, डू डेडलॉक डिटेक्शन आफ्टर एवरी रिसोर्स एलोकेशन विच कैन नॉट बी इमीडिएटली ग्रांटेड। या तो ऐसा करें कि डेडलॉक डिटेक्शन जो आपका एल्गोरिथम है वो हर इंटरवल के लिए आप चलाएं। डेडलॉक डिटेक्शन जो है ये मेथड हर इंटरवल पे ये चलाएं। आफ्टर एवरी रिसोर्स एलोकेशन, जब भी आप रिसोर्स को एलोकेट कर देते हैं आफ्टर के बाद, यानी ये रिसोर्स एलोकेशन आपने कर दी है ये, या पहले से वो नहीं, ठीक है, यानी अभी वो ग्रांट नहीं हुए, विच कैन नॉट बी वो ग्रांटेड इमीडिएटली ग्रांटेड, जो इमीडिएटली ग्रांटेड उनको नहीं किया गया, तो जैसे ही रिसोर्स एलोकेशन की जाए उसके बाद फौरन आप ये चला दें डिटेक्शन एल्गोरिथम की। क्या ये इससे मसला तो नहीं आएगा? इससे क्या होगा, दिस हैज द एडवांटेज ऑफ डिटेक्टिंग द डेडलॉक राइट अवे, उसी वक्त आपको डेडलॉक डिटेक्ट हो जाएगा। while the minimum number of processes are involved in the deadlock, जब कम से कम प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व होंगे। The downside of this approach is the extensive overhead and performance hit caused by checking for deadlock so frequently। लेकिन इसका मसला ये है कि बार बार जब आप चेक करते रहेंगे, एल्गोरिथम चलाएंगे और बंद करेंगे, चलाएंगे और बंद करेंगे, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बड़ा बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार चलाने से, बहुत ज्यादा बार चलाने से भी, हर बार चलाने से भी आपको
मसला होगा। जब भी आप रिसोर्स एलोकेट करेंगे उससे पहले आप डिटेक्शन एल्गोरिथम चलाएंगे, रिसोर्स एलोकेट करेंगे, आप डिटेक्शन एल्गोरिथम चलाएंगे, रिसोर्स एलोकेट करेंगे और डिटेक्शन एल्गोरिथम चलाएंगे। तो डिटेक्शन एल्गोरिथम बार बार चलाने से हर बार वो आपके लिए एक और हेड है, सिस्टम के लिए और हेड है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि डू डेडलॉक डिटेक्शन ओनली व्हेन देयर इज सम क्लू that a deadlock may have occurred such as when CPU utilization reduces to 40%। तो डिटेक्ट, अभी हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, रिकवरी की बात नहीं कर रहे, ये डिटेक्शन हो रही है, हमने डिटेक्ट कर दिया है, उसके बाद हम रिकवरी करेंगे, डिटेक्शन करेंगे फिर रिकवरी करेंगे। तो ये एल्गोरिथम सिर्फ डिटेक्शन करता है कि डिटेक्ट करेगा कि सिस्टम में डेडलॉक आ गया है, ये रिसोर्स मैंने दे दी हैं, रिसोर्सेज जैसे दी हैं इमीडिएटली उन पे ये चेक लगा दिया जाएगा कि रिसोर्स एलोकेशन जो हुई है उससे डेडलॉक तो अकर नहीं हुआ। तो इसके लिए एक क्लू रख दे, एक थ्रेशोल्ड रख दे कि अगर सीपीयू की यूटिलाइजेशन रिड्यूस होती है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन अगर रिड्यूस होती है 40% और सम अदर मैजिक नंबर, कोई और मैजिक नंबर तक, द एडवांटेज इज दैट डेडलॉक डिटेक्शन इज डन मच लेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, इज दैट डेडलॉक डिटेक्शन इज डन मच लेस फ्रीक्वेंटली। आपकी जो डेडलॉक डिटेक्शन है वो कम से कम चलेगी, बार बार एल्गोरिथम नहीं चलेगा। बट द डाउन साइड इज दैट इट बिकम इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ओरिजिनल डेडलॉक एंड सो डेडलॉक रिकवरी कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डैमेजिंग टू मोर प्रोसेस। क्या अगर आप वेट करेंगे कि 40% तक आ जाए, उसके अंदर अगर बहुत सारे प्रोसेस पकड़े गए, मतलब इन्वॉल्व हुए डेडलॉक में, तो डेफिनेटली मसला हो सकता है। ठीक है, मसला हो सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि आप तो वेट करते रहेंगे कि जब तक सीपीयू की यूटिलाइजेशन, सीपीयू की परफॉर्मेंस 40% तक नहीं आएगी तब तक मैं ये चलाता रहूंगा, जब तक मैं वेट करता रहूंगा कि अभी तक कोई डेडलॉक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये परफॉर्मेंस खराब होने जा रही है, खराब हो रही है, हो रही है, जैसे कहते हैं तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, हो रही है। अगर आप इसका वेट करेंगे तब तक ये बंदा गिरेगा नहीं, तब तक मैं इसको इलाज के लिए नहीं ले जाऊंगा। अगर वो गिर गया और फिर आप इलाज के लिए जा रहे हो, खुदा ना खास्ता वो इतना डैमेज हुआ पड़ा है कि वो उसकी इलाज अब पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी है कि अगर आप एक थ्रेशोल्ड रखते हैं कि जब इसका टेम्परेचर, इसकी जो बुखार है वो 105 तक ना पहुंच जाए तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, तो हम फिर डेडलॉक चलाएंगे, यानी डेडलॉक डिटेक्शन चलाएंगे, यानी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इस ये भी पॉसिबल है डाउन साइड कि उसके दौरान उसके जिस्म के बहुत सारे प्रोसेस खराब हो चुके होंगे, उसका जिस्म खराब हो चुका होगा, उसकी जो है विल पावर खत्म हो चुकी होगी, तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह ये सिस्टम को रिकवर करना भी मुश्किल हो सकता है अगर हम एक थ्रेशोल्ड रख दें। तो ये दो किस्म के मैकेनिज्म है जो एल्गोरिथम, डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करता है कि या तो फ्रीक्वेंटली चलेगा, फ्रीक्वेंटली कब चलेगा, या कम से कम इनफ्रीक्वेंटली चलेगा, तो वो कब चलेगा। तो उसके डाउनफॉल क्या है, इसका डाउनफॉल क्या है, तो वो इसमें आ गई है। अब आते हैं इसके रिकवरी की तरफ। डेडलॉक रिकवरी, अगर डेडलॉक डिटेक्ट हो गया तो रिकवर तीन तरीकों से होता है। डेडलॉक रिकवरी थ्रू प्रीएम्पशन, डेडलॉक रिकवरी थ्रू रोल बैक, डेडलॉक रिकवरी थ्रू किलिंग प्रोसेसेस। खत्म कर दो, टर्मिनेट कर दो उन प्रोसेसेस को, या रोल बैक कर दो, रिवर्स गियर पे कर दो, जहां से ठीक था, जहां से काम ठीक चला था वहां पे ले आओ, और प्रीएम्प्ट कर दो, उनसे रिसोर्सेस छीन लो। ये रिकवरी के मैकेनिज्म है। डेडलॉक रिकवरी परफॉर्म व्हेन अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड, जब एक बार डिटेक्ट हो गया तो रिकवरी परफॉर्म होगी। व्हेन डेडलॉक डिटेक्टेड, जब डिटेक्ट होगा, देन आवर सिस्टम स्टॉप वर्किंग, तो हमारा सिस्टम वर्किंग स्टॉप कर देगा जब डिटेक्शन हो जाएगी। तो स्टॉप वर्किंग हो जाता है, सिस्टम हार्ड हो जाता है। एंड ऑफर, यानी आपकी स्क्रीन रुक जाती है। आपने अक्सर देखोगे आपके सिस्टम हैंग हो जाते हैं। सिस्टम हैंग होने के बाद आप क्या करते हैं, कंट्रोल एल्ट डेल, कंट्रोल एल डेल, टास्क मैनेजर पे जाते हैं। टास्क मैनेजर में क्या करते हैं, प्रोसेसेस को किल करते हैं, या पूरे सिस्टम को किल करते हैं, या शट डाउन करते हैं। तो ये आप कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर द रिकवरी ऑल द डेडलॉक आवर सिस्टम स्टार्ट वर्किंग अगेन कर देता है। Therefore, after the detection of deadlock, a method or way must required to recover that deadlock to run the system again. The method or way is called deadlock recovery. Here are various way of deadlock recovery that we will discuss in this lecture. Deadlock recovery क्या है, deadlock recovery through preemption क्या है, let us discuss. So सबसे पहले डेडलॉक रिकवरी फ्रॉम प्रोसेस टर्मिनेशन। हम प्रोसेस को अगर टर्मिनेट कर दे, लास्ट वन वाली बात है, किलिंग अ प्रोसेस। किलिंग अ प्रोसेस की बात हो रही है कि अगर हम प्रोसेस को किल कर दें। आप अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस उनको सारों को बंद कर दें। यानी जैसे हमने कंट्रोल एट डेल किया तो सब जितने भी स्क्रीन पे हमारे पास प्रोसेस आए, कंट्रोल एट डेल में कर रहा हूँ, ये देखें अब ये मैंने कर दिया।
अब ये आपकी स्क्रीन पे कंट्रोल एल से ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है जी, ये स्क्रीन आने के बाद उसके बाद आप टास्क मैनेजर पे जाएंगे। टास्क मैनेजर पे मैं आ गया। अब ये आपके नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये आपके स्क्रीन के दरमियान, ठीक है जी, ये आपके स्क्रीन के दरमियान ये टास्क मैनेजर है, इसको दिखा रहा हूँ मैं, माउस से मूव कर रहा हूँ। ये इस वक्त सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे इशू दे रहा है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और ये एंड टास्क करूंगा। ये देखिए एंड टास्क जैसे करूंगा वो बंद हो जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं। ये देखिए सीपीयू, मेमोरी, डिस्क वगैरह सारा इसमें। तो इसमें जैसे ही मैं इस पे एंड टास्क करूंगा वो बंद हो जाएगा। तो ये आपको दिखाने के लिए इसको बंद कर दो जो मसले कर रहे हैं, या तो अबॉर्ट कर दो, सारों को खत्म कर दो। अबॉर्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड, या वन बाय वन करो। अगर गेम आपने कोई वीएलसी प्लेयर ऑन किया था, उसने डेडलॉक क्रिएट कर दिया तो वीएलसी को बंद कर दो। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑन किया था तो माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर दो, और चेक करते जाओ वन बाय वन कौन से प्रोसेस से डेडलॉक खत्म होता है। इन विच ऑर्डर शुड वी चूज, ये एक मसला है। चलो ये तो कर दोगे, ये दो बातें हैं हो गई हैं रिकवरी के लिए, प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए। या तो सारों को टर्मिनेट कर दो या वन बाय वन टर्मिनेट करते जाओ। लेकिन priority ऑफ द प्रोसेस, इन विच ऑर्डर शुड यू वी चूज टू अबॉर्ट, लेकिन हम किस ऑर्डर में अबॉर्ट करते जाएं, या प्रायोरिटी वाइज करें कि प्रायोरिटी अगर कम है तो उसको प्रोसेस को हम अबॉर्ट करें। हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, कितना ज्यादा टाइम उसको कंप्यूटेशन के लिए चाहिए या कितना वो ज्यादा टाइम लेगा कंप्लीशन के लिए, इसकी बिना पर करें। या रिसोर्सेज द प्रोसेस यूज, या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर रहा है प्रोसेस, उसकी बेसिस पे करें। या रिसोर्सेज प्रोसेस नीड टू कंप्लीट, ज्यादा रिसोर्सेज उनको चाहिए प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उसको हम रिपोर्ट करें। हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितने प्रोसेस को हम टर्मिनेट करें, कितने प्रोसेस को की जरूरत है टर्मिनेशन के लिए। इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच, क्या प्रोसेसेस इंटरेक्टिव भी हैं या बैच हैं कि एक दफा उसको स्टार्ट कर दिया उसको आप रोक ही नहीं सकते। तो किस तरतीब से हम चलें, वो तरतीब हमें फिर नहीं पता कि किस तरतीब से हम चलें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसोर्स प्रीएम्पशन, और इसमें रोल बैक भी। दोनों बातें, रोल बैक यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसोर्स प्रीएम्पशन ये सारा है। When preempting resources to relieve और डेडलॉक को रिलीव करना, खत्म करना, there are three important issues to be addressed, ये issues आ सकते हैं। Selecting a victim, सबसे पहले deciding which resource to preempt from which process, यानी किस प्रोसेस ने मसला बनाया हुआ है ताकि उससे हम रिसोर्स ले ले। विक्टिम ढूंढना, सेलेक्ट अ विक्टिम, वो विक्टिम कौन सा है, वो मुजरिम कौन है, वो प्रोसेस मुजरिम कौन है जिसने ये मसला बनाया हुआ है, सबसे उसको पहले डिसाइड करना। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे तब उससे आप रिसोर्स लेंगे, प्रीएम्प्ट करेंगे। रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रिस्टार्ट प्रोसेस फ्रॉम दैट स्टेट, यानी जिस जगह तक आके खराबी हुई थी उस खराबी से पहले तक देखें कहां से ठीक था, कहां तक ठीक था। एक जगह तक आप आए, वहां पे एरर स्टार्ट हो गया है, अब वहां से आप रोल बैक करें, पीछे की तरफ जाएं और देखें कहां से, जैसे हम सिस्टम को दोबारा यानी उस जगह तक उसकी वो आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग रिकवरी बनाते हैं, बैकअप बनाते हैं, किसी भी चीज का बैकअप बनाते हैं। बैकअप का मतलब है जहां तक आपकी सिस्टम ठीक होते हैं तो हम उसका बैकअप बना लेते हैं। जब खराबी आती है तो उसी से स्टार्ट कर ले। जैसे आपने कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाया हुआ था, अब कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए तो आप या कुछ है उसमें तो या कुछ हो गया तो आप बैकअप चला लेते हैं, उसी जगह से दोबारा स्टार्ट हो जाती है, वो आ जाते हैं वापस। तो हम रोल बैक करते हैं, एक सेफ स्टेट तक आते हैं, देखते हैं कहां तक प्रोसेस ठीक था तो वहां से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, उसको रोल बैक कहा जाता है। दूसरी बात है स्टारवेशन। हाउ डू यू गारंटी दैट अ प्रोसेस वुड नॉट स्टार्व बिकॉज इट्स रिसोर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रीएम्प्टेड, अगर आप बार बार उसके रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करेंगे, रिसोर्सेज को प्रोसेस से बार बार प्रीएम्प्ट करेंगे तो स्टारवेशन भी क्रिएट हो सकती है। वन ऑप्शन वुड बी टू यूज अ प्रायोरिटी सिस्टम and increase the priority of process every time its resource gets preempted. Sooner or later, it should get a high enough priority that it would not get preempted anymore. It is highly dependent on the nature of the resource. वही बात है, रिसोर्स की नेचर पे बात आ जाती है। प्रीएम्पशन यहाँ भी आएगी, रिसोर्स प्रीएम्पशन नेचर ऑफ रिसोर्स पे ही बात आएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल हो ही नहीं सकता, जैसे प्रिंटर स्कैनर की मैंने बात की, तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो डेडलॉक रिकवरी थ्रू प्रीएम्पशन इज टू डिफिकल्ट और समटाइम इम्पॉसिबल। तो ये प्रीएम्पशन के तरीके से हम डेडलॉक की रिकवरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है ये प्रीएम्प्टेबल होते ही नहीं है कुछ।
तो ये दो बातें तो हो सकती हैं कि हम उसको रिसोर्स मतलब रोल बैक कर दें, तो ये ठीक है, रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन प्रीएम्पशन नहीं कर सकते, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। या जो पहला किलिंग प्रोसेस था तो सारे प्रोसेस बंद कर दो, वो तो कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रीएम्पशन है इसके जरिए रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, लेक्चर हमारा एंड हुआ। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी। कोई इशू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक लास्ट जो इसकी टेक्निक है, मेथड है, वो ज़रा आप खुद देख लें, उसको स्टडी कर लें, इजी है। डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक इन डिटेल, ठीक है जी। सॉरी, डेडलॉक अवॉइडेंस, ये डिटेक्शन नहीं है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अवॉइडेंस डिटेक्शन तो हमने पढ़ ली है। डिस्क्राइब डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक इन डिटेल, ठीक है जी। डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक इन डिटेल आपने स्टडी करनी है, उसको डिस्क्राइब करना है। होमवर्क है आप लोग का, अपने लिए इसको उसमें मटीरियल अपने नोट्स में उसको शामिल रखें और उसको समझें। और मेन टेक्निक इसकी ये है कि अवॉइड करता है, ये सबसे पहले देखता है कि मतलब जब भी रिसोर्स देता है तो इसका एल्गोरिथम पहले पूरे निज़ाम को देखते हैं, सिस्टम को चेक करता है कि क्या इस रिसोर्स के देने से कोई मेरे सिस्टम अनसेफ स्टेट में तो नहीं जाता। अगर सेफ स्टेट में रहता है तो ठीक है, दे देता हूँ। अगर जाता है तो फिर उसे पहले वो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करता है उसके लिए कि आप या रिसोर्स छोड़ दें या जो भी करें, ये आपको नहीं मिल सकता, आप वेट करें। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है डियर। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।